दोस्तों, जैसा यूरोप आज आप देख रहे हैं ऐसा यूरोप पहले नहीं था। और ये यूरोप ऐसा कैसे बना, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। बात ये सन 1848 की है। उस समय जो है एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सरायू। इन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से 4 चित्रों का एक संयोजन बनाया और उस चित्र का नाम इन्होंने दिया राष्ट्रों के बीच संधि। इस चित्र में इन्होंने एक देवी की कल्पना की जिन्हें स्वतंत्रता की प्रतिमा कहा गया। इस देवी के एक हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र था और इनके दूसरे हाथ में जो है ज्ञान युद्ध की मशाल थी। यहाँ पर ये स्वतंत्रता की प्रतिमा आप जो देख रहे हैं, जो कल्पना में फ्रेडरिक सरायू ने दिखाया है, यहाँ पे काफी लोग जो है लंबी कतारों में खड़े हुए इस स्वतंत्रता की प्रतिमा की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके सामने काफी जो है अवशेष पड़े हुए हैं निरंकुश संस्थानों के। जो राजा महाराजाओं के मुकुट हैं, यहाँ पे पैसे हैं और उनके कपड़े हैं, ये सारे यहाँ पे बिखरे हुए हैं। लेकिन लोगों को इन अवशेषों से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल स्वतंत्रता चाहते हैं। और इसी स्वतंत्रता को जो है फ्रेडरिक सरायू ने अपने इस चित्र राष्ट्रों के बीच संधि के नाम से जो है प्रचलित इस चित्र के माध्यम से दर्शाया है। हम आगे ये भी पढ़ने वाले हैं कि फ्रेडरिक सरायू ने इस चित्र में क्या बताया है। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर जो है स्वतंत्रता की प्रतिमा की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको यहाँ पर भगवान जो है ऊपर से आप देख रहे हैं कि इन चित्रों के माध्यम से आपको स्पष्ट किया गया है कि भगवान जो है इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम स्वतंत्रता प्राप्ति कर सकोगे। इस तरह से इन्होंने जो है अपनी कल्पना शक्ति यहाँ पे दर्शाई इन चित्रों के माध्यम से। और चित्र में और क्या क्या बातें हुई हैं इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसके अलावा जो है लोगों ने राष्ट्रवाद के लिए कैसे संघर्ष किया, उसके अलावा क्या बदलाव देखे गए हैं, और यूरोप में वंशवाद यानी राजाओं का शासन का अंत कैसे हुआ, और राष्ट्र राज्य जो हैं वो कैसे अस्तित्व में आए। ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसी श्रृंखला का पहला जो टॉपिक है, हम फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इसको पढ़ने वाले हैं। इस श्रृंखला में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रांस है, इस फ्रांस में जब 1789 की क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले फ्रांस पर जो है केवल राजाओं का शासन था। राजा का बेटा फिर राजा बनता था, इसी तरह उस राजा का अगला बेटा राजा बनता था। इस तरह राजाओं का शासन चलता था। जनता के पास कोई शक्ति, कोई पावर नहीं थी। जैसा राजा कहता था वैसे जनता करती थी। तो कुल मिलाकर के केवल राजाओं का शासन था जब तक फ्रांसीसी क्रांति नहीं हुई थी। लेकिन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हो गई और इस क्रांति के कारण फ्रांस में काफी बदलाव देखने को मिले थे। 1789 की जो क्रांति हुई थी उसके कारण जो जो बदलाव देखने को मिले थे, सबसे पहला बदलाव जो हुआ था, राजशाही यानी राजाओं से जो भी सत्ता थी, यानी कि जो शक्ति थी राजाओं की, वो सारी की सारी आम नागरिकों को ट्रांसफर हो गई, यानी कि उनको हस्तांतरित कर दी गई। यानी कि जो राजाओं के पास जो सत्ता थी वो पब्लिक के पास चली गई, आम लोगों के पास चली गई। इस क्रांति का पहला प्रभाव ये पड़ा। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि नए राष्ट्रगान की रचना की गई और शपथ भी ली गई। यानी कि फ्रांस के लिए नए राष्ट्रगान की जो है संरचना की गई और साथ ही साथ शपथ भी ग्रहण किया गया। उसके अलावा क्या हुआ, सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून वाली केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का भी जो है वहां पर लागू किया गया, जिसमें सारी की सारी व्यवस्थाएं सभी नागरिकों के लिए बराबर मानी गई। उसके अलावा जो है फ्रांस में कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया, यानी कि टैक्स जो है उसको फ्री कर दिया गया। जो टैक्स लगते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के व्यापार करने में, उनको खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ जो भार और मापन की जो मानक पद्धति थी उसको भी बदल दिया गया, यानी कि बहुत जगह पे भार के अलग और मापन की अलग पद्धति थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जो है फ्रेंच भाषा यानी कि फ्रांसीसी भाषा को जो है राष्ट्र भाषा घोषित कर दिया गया। और इस क्रांति का एक और प्रभाव हमको देखने को मिला, और वो ये हुआ कि फ्रांस के लिए जो है 3 रंगों का एक नया झंडा चुना गया। तो ये थे सारे बदलाव जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद हमारे को देखने को मिले थे फ्रांस में। अब इतने सारे बदलाव जब हो गए तो प्रजा बहुत खुश थी, और जो फ्रांस के जो सैनिक थे और जो फ्रांस में जितनी भी गतिविधियां हो रही थी, जितनी भी चीजें चल रही थी फ्रांस में, वो सारे के सारे यूरोप को प्रभावित करने लग गई थी। यहाँ पर जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो मध्य वर्ग के लोग थे, उन्होंने जो है मिल करके छात्रों के साथ में एक जैकोबिन क्लब भी बना दिया। और इस क्लब के द्वारा जो है ये सारे के सारे जो राष्ट्रवाद का विचार है, इसका प्रसार पूरे यूरोप में हर जगह पर सैनिकों ने किया और साथ ही साथ इन क्लबों ने भी किया। इन लोगों का कहना यह था कि अगर हम फ्रांस में राजतंत्र को खत्म कर सकते हैं तो आप पूरे यूरोप के अन्य भागों में कैसे नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने सन 1790 के दशक में जो है फ्रांस की पूरी सेना जो है हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली के बड़े इलाकों में घुसी और वहां पे इन्होंने जो है राष्ट्रवाद का प्रचार करना शुरू कर दिया। और इस तरह से जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद में राजतंत्र समाप्त हो गया। सभी लोग मस्ती में गाने झूमने लगे और सभी बहुत आनंदित थे कि अब जो है
राजाओं का शासन खत्म हो चुका है, अब हमारा शासन जो है, यानी कि हम जो आम नागरिक हैं, हम आम पब्लिक हैं, उनका शासन जो है चलने वाला है। तो इस तरह से सब कुछ सही था। लेकिन इसी क्रांति के जस्ट कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद में 1799 के आसपास में एक ऐसे व्यक्ति ने एंट्री मारी फ्रांस में, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में जो प्रजातंत्र था, यानी कि प्रजा की जो शासन चल रही थी, उसको खत्म कर दिया और वहां पर फिर से राजाओं का शासन जो है स्थापित कर दिया। लेकिन नेपोलियन ने कुछ ऐसे काम भी किए जिसके लिए हमेशा उसको याद रखा जाएगा। अब नेपोलियन ने क्या काम किया? तो नेपोलियन को जो है 1804 से लेकर के 1815 तक जो है फ्रांस का राजा घोषित किया गया। और नेपोलियन जैसे ही राजा बना 1804 में, तो वो 1804 का एक सिविल कोड लेके आया, जिसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, जो कि 1804 में नेपोलियन ने प्रस्तावित किया। इसे सिविल कोड या नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। और इस कोड की क्या खासियत थी? नेपोलियन ने बहुत सारे जो है यहाँ पे बदलाव कुछ किए थे, उसी को नेपोलियन या सिविल कोड कहा जाता है। पहला बदलाव इस कोड के अनुसार हुआ था। इस कोड ने जो है जन्म के अधिकार पर जितने भी मिलने वाली सुविधाएं थी, उनको सभी को समाप्त कर दिया और हर नागरिक के लिए जो है कानूनी हक जो है समान प्रदान कर दिया। यानी कि पहले जो पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे या मध्यम वर्ग थे, इन सभी में जो है अंतर हुआ करता था। इनको जन्म से पहले जो है कुछ ना कुछ जो है अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती थी, उन सुविधाओं को खत्म कर दिया और इनको सबको एक ही कैटेगरी में ला दिया, यानी कि बराबरी का सम्मान दे दिया कि आपको जो मिलेगा वो दूसरे को मिलेगा, दूसरे को जो मिलेगा वो तीसरे को मिलेगा। इस तरह से इन्होंने जो है सारे के सारे जन्म पर आधारित मिलने वाले सुविधाओं को समाप्त कर दिया नेपोलियन के 1804 सिविल कोड ने। इसके अलावा नेपोलियन ने क्या करा? नेपोलियन ने जो है संपत्ति के अधिकार को पुख्ता कर दिया। यानी कि पहले क्या था कि ये जो बड़े पादरी लोग, कुलीन वर्ग के लोग या मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जिनके पास पैसे थे, केवल यही संपत्ति खरीद सकते थे। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया? संपत्ति का अधिकार सभी को दे दिया। यानी कि किसान हो, चाहे वो भंगी हो, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, अगर उसके पास पैसा है तो वो जो है अपने लिए मकान, घर, कुछ भी खरीद सकता है और उसको वो अपने पास ही रखेगा, उससे कोई भी नहीं ले सकता है। उसके अलावा जो है इसने क्या करा? नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। पहले जो सामंती थे, जो सामंत यानी कि जमींदार लोग थे, उनको खत्म कर दिया। किसानों को दासता से मुक्त करा दिया और जागीर को जो शुल्क देते थे, किसान काम करने के बदले में कुछ शुल्क देते थे, उस शुल्क को भी उन्होंने माफ कर दिया नेपोलियन ने। और जो जागीर थे, ये डायरेक्ट जो सामंत थे, जागीरदार थे, ये किसानों से काम कराते थे और काम कराने के बाद जो प्रॉफिट किसान को होने वाला था वो डायरेक्ट ये ले लेते थे। तो ये सारी चीजों को जो है इसमें क्या करा? सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया और किसानों को दासता और जागीरदारों, जो भी जागीरदार थे या सामंत थे, उनको जो अदा करने वाले टैक्सेस थे या शुल्क थे, उनसे मुक्त करा दिया। ये सारे के सारे नेपोलियन सिविल कोड के अच्छे विचार थे जो चलते आ रहे थे। इसके अलावा क्या किया? नेपोलियन ने शहरों में प्रचलित जो शिल्प मंडियां थी, जितनी भी शिल्प मंडियां थी, वहां पर जितनी भी लगाई गई पाबंदियां थी, उनको खत्म कर दिया। यानी कि पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने पर टैक्स देना पड़ता था। हमारे को व्यापार करना है तो सपोज करिए हमें 10 किलोमीटर दूर जाके व्यापार करना है, तो वहां टैक्स अलग था। 10 किलोमीटर से आगे गए तो टैक्स अलग था। तो उन सभी टैक्सों को जो है समाप्त कर दिया, उन सारी पाबंदियों को समाप्त कर दिया, जिससे फायदा क्या हुआ कि व्यापार जो है आसानी से होने लगा। इसके अलावा जो है इसने यातायात, संचार के साधनों में सुधार कर दिए, जिससे जो है और भी व्यापार करने में आसानी हुई। और सबसे खास बात इसने ये करा कि भार और मापन की एक मानक पद्धति और सामान्य मुद्रा अपना ली। यानी कि पहले जो भार था और जो मापन था, इसके लिए अलग अलग यूनिट थे और अलग अलग जो है मापन विधि थी, जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा जो मुद्राएं थी, बहुत सारी मुद्राएं थी, उन सभी मुद्राओं को हटा करके एक सामान्य मुद्रा जो है लागू कर दी, ताकि व्यापार करने में सभी को आसानी हो। बार बार मुद्राओं का जो है अदला बदली ना करना पड़े, हर जगह पे अलग अलग मापन विधियों का उपयोग ना करना पड़े, हर जगह पे भार जो है अलग अलग जो है उसकी पद्धति को फॉलो ना करना पड़े। तो ये सारे जो है नेपोलियन कोड या सिविल कोड में जो है सुधार दिखाई दिए और यही था नेपोलियन सिविल कोड, बोल सकते हैं आप इसको। अब ये जो इतने सारे अच्छे विचार नेपोलियन सिविल कोड में लोगों ने देखा तो उनकी बत्तियां खिल गई। यानी कि वो हंसने मुस्कुराने लग गए। उन्होंने सोचा कि नेपोलियन जैसा तो कोई है नहीं। नेपोलियन ने इतना हमारे लिए किया, हमारा इतना ध्यान रखा है, किसानों, कारीगरों और मजदूरों ने जो है ऐसा लगा कि उनको नई आज़ादी मिलने वाली है। तो इस तरह से नेपोलियन के इस नई आज़ादी का स्वागत हुआ। शुरू में जो फ्रांस की सेना थी उसको आज़ादी का दूत माना गया, लेकिन धीरे धीरे जल्द ही ये जो भावना नेपोलियन के प्रति, जो अच्छाई की भावना थी, ये बदल गई। अब इस बदलने का कारण क्या था? तो नेपोलियन का जो कोड था उसमें कुछ दोष थे। जब नेपोलियन राजा बना तो उसने कुछ दोष जो है इस नेपोलियन सिविल कोड में डाल दिए। और वो क्या थे दोष? पहला, इसने क्या करा कि शासन व्यवस्था में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। यानी कि नेपोलियन की जो शासन व्यवस्था थी, इसमें लोगों को जो है राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी। लोग जो है तड़पने लग गए थे अब।
साथ ही साथ जो टैक्स नेपोलियन ने थोड़ा सा कम किया था या छूट दी थी, उस टैक्सों में काफी बढ़ोतरी कर दी। उसके अलावा एक और काम करा नेपोलियन ने क्या करा, सेंसरशिप लगा दी, यानी प्रेस पे रोक लगा दी, यानी कि कोई छाप नहीं सकता था, कोई लिख नहीं सकता था, कोई बोल नहीं सकता था, ऐसा इसने कर दिया। और सबसे बड़ी गलती जो नेपोलियन के कोड में थी वो ये थी कि उसने जो है अपनी फ्रांसीसी सेना जो है उसको बढ़ाने के लिए जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, और ये सबसे बड़ा आक्रोश का कारण बना नेपोलियन के विरुद्ध। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो जोश लोगों में था वो नफरत में बदलने लग गया। यही कारण था नेपोलियन कोड का जो दोष के रूप में दिखाई दिया लोगों को, और जो है लोग नेपोलियन से नफरत करने लग गए। हमने ये तो समझ लिया नेपोलियन से लोग नफरत क्यों करने लगे, लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, इस टॉपिक को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, इसको हम समझते हैं टॉपिक नंबर 2 में। देखिए 18वीं सदी में जो यूरोप के अंदर ना कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं था। अब राष्ट्र राज्य क्या होता है, तो राष्ट्र राज्य उस राष्ट्र को कहते हैं या उस राज्य को कहते हैं जहां पर लोग जो विभिन्न रहते हैं उनकी सामान्य भाषा हो या सामान्य संस्कृति हो या फिर उनकी सामान्य पहचान हो, तो वो राष्ट्र राज्य कहलाएगा। अगर अब आज की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, वर्तमान में, तो सारे के सारे जो है राष्ट्र राज्य हैं। जहां तक आप देखेंगे, नजर उठाएंगे पूरे विश्व में, तो सारे के सारे राष्ट्र राज्य हैं, जिसमें जर्मनी है, इंडिया है, फ्रांस है, रशिया है, ब्राजील है, स्विट्जरलैंड, इटली, ये सारे के सारे राष्ट्र राज्य है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, 18वीं सदी के मध्य में यूरोप के अंदर कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं था। उस समय साम्राज्य थे, यानी कि रूसी साम्राज्य, ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य, इस तरह से बहुत सारे साम्राज्य थे। और साम्राज्य पे किसका शासन होता है, तो राजाओं का शासन होता है। तो उस समय जो है रूसी साम्राज्य, चाहे ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य हो या फिर ओटोमन साम्राज्य हो, इन सभी पर राजाओं का शासन होता था। ठीक है, तो अब वहां पर राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ होगा, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब इसको समझिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं हैब्सबर्ग साम्राज्य का। हैब्सबर्ग साम्राज्य जो है, यहाँ पर इतने लोग रहते थे, भांति भांति के लोग रहते थे, जिनके विचार, संस्कृति, पहचान, भाषा, ये सारी की सारी चीजें अलग अलग थी। तो आप लोगों में से बहुत लोग ये सोचेंगे, जब ये सारी चीजें अलग अलग है, उनके विचार अलग है, संस्कृति अलग है, पहचान अलग है, तो उनके अंदर राष्ट्र राज्य का निर्माण का क्या कोई आइडिया आएगा? तो हम में से बहुत लोग जो हैं बोलेंगे नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि जब विचार, संस्कृति, पहचान, भाषा सब कुछ अलग अलग हो तो राष्ट्र राज्य की संकल्पना या राष्ट्र राज्य का विचार जो है नहीं आएगा। लेकिन नहीं, ऐसा होता है। अब ऐसा कैसे होता है, इसको हम समझते हैं। उस समय जब आपकी 18वीं सदी चल रही थी, उस समय जो है यूरोप में दो तरह के विशेषकर लोग थे। एक था कुलीन वर्ग, जिसे रईस लोग कहा जाता था, और जो दूसरा था वो था आपका नया मध्यम वर्ग। तो ये जो कुलीन वर्ग था, रईस वर्ग था, इनके साथ साथ जो मजदूर या किसान वर्ग भी थे। अब ये दोनों ही अलग अलग थे। इसमें जो कुलीन वर्ग था, ये जिसे रईस वर्ग कहा जाता है, ये समाज में धनी लोग थे, यानी कि बहुत ज्यादा इनके पास धन था। ठीक है, ये समाज के धनी लोग थे, जिन्हें कुलीन वर्ग कहा जाता था या रईस वर्ग कहा जाता था। और ग्रामीण इलाकों में जितने भी गांव थे, वहां पर इनके पास में संपदा और मकान बहुत थे। उसके अलावा जो है सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो है शक्तिशाली थे। ठीक है, इनका समाज में भी प्रतिष्ठा थी, और जो है राजनीति में भी इनकी प्रतिष्ठा थी। इनके बड़े बड़े लोग जो है बड़े बड़े अफसर थे। उसके अलावा विवाह बंधन से संबंध परिवार थे, यानी कि ये अपने ही ग्रुप में, अपने रईस वर्ग में ही शादी करते थे, अपने रईस वर्ग में ही रहते थे। साथ ही साथ ये फ्रेंच बोलना पसंद करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि भैया फ्रेंच जो है, जो रईस लोग हैं, उनकी भाषा होती है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो है जीवन के एक सामान्य तरीके से संतुष्ट थे, यानी कि ये जो है जीते थे, खाते थे, पीते थे, उड़ते थे, वो सब इनका सबका लगभग लगभग समान था। वहीं जो मजदूर वर्ग था, जो किसान वर्ग था, ये समाज के गरीब लोग थे। इनके पास जो है ज्यादा जमीन नहीं थी, और कुछ के पास तो जमीन थी ही नहीं। ठीक है, किसी किसी के पास थी, लेकिन बहुत लोगों के पास जमीन तो थी ही नहीं। और ये जो है बहुमत में थे, यानी कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। रईस लोगों से ज्यादा लोग जो है किसान लोग थे। परंतु जो है ये शक्तिशाली नहीं थे। इसका रीजन क्या था कि इनके पास पैसे नहीं थे, और उस समय जिनके पास पैसे नहीं थे उनको जो है शक्तिशाली नहीं माना जाता था। जैसे जैसे औद्योगिकरण का युग आया, यानी कि औद्योगिक युग आया, तो वैसे वैसे एक नया मध्यम वर्ग जो है सामने देखने को मिला। ये लोग जो है ना तो गरीब थे और ना ही ज्यादा अमीर थे। साथ ही साथ ये शिक्षित भी थे। उसके अलावा अगर आप इनको समझना चाहें तो जैसे कि व्यापारी, सेवा क्षेत्र के लोग हों, उद्योगपति हों, ये सारे के सारे जो है इसी में पेशेवर लोग जो है आते थे। तो ये सारे के सारे मध्यम वर्ग थे। और ये जो मध्यम वर्ग थे, इनके मन में जो है कुछ विचार आया। और विचार क्या था, तो ये मध्यम वर्ग जो शिक्षित था, लेकिन ना तो ये गरीब थे और ना ही अमीर थे, साथ ही साथ जो है इसमें व्यापारी थे, सेवा क्षेत्र के लोग थे, उद्योगपति थे, पेशेवर थे, इन्हीं के मन में विचार आया। और वो विचार क्या था, तो इनके मन में जो विचार आता है,
पहला आता है इनके मन में विचार जो है राष्ट्र एकता का, यानी राष्ट्र राज्य निर्माण का, जिनकी सामान्य भाषा हो, सामान्य संस्कृति हो और सामान्य पहचान हो। इसका जो है आइडिया इनके मन में आता है मध्य वर्ग के लोगों के अंदर। साथ ही साथ दूसरा एक और विचार आता है इनके पास में उदारवादी राष्ट्रवाद का। अब उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है, यानी उदारवाद क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। और इसको समझने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा 2.2 उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे। तो इसको समझने के लिए हम इस टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, उदारवादी जो राष्ट्रवाद है या उदारवाद है, ये कहता था कि अभिजात वर्ग के शासन का अंत हो। अब अभिजात वर्ग क्या होता है, तो अभिजात वर्ग ऐसे लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतम कार्य का निर्वाह करते हों या ऊंचे ऊंचे पदवी पे रहते हों, जिसमें जमींदार हो सकते हैं, नवाब हो सकते हैं, महाजन हो सकते हैं, रईस हो सकते हैं, ये लोग जो है इसमें अभिजात वर्ग में शामिल थे। और नया जो मध्य वर्ग था वो चाहता था कि ये अभिजात वर्ग जो है इसके शासन का अंत हो। साथ ही साथ जो है मध्यम वर्ग एक और चीज चाहती थी, और वो क्या था, ये चाहते थे जनता की सहमति से सरकार बने, यानी कि जो भी राजा बने या जो भी शासक बने वो जनता की सहमति से बने, आम लोगों द्वारा चुना जाए। तो ये जो है इनका विचार दूसरा था मध्य वर्ग के लोगों का, जो औद्योगिक क्रांति के समय देखने को मिले थे। और साथ ही साथ इनका एक और विचार था। इस उदारवादी यानी उदारवाद के क्या मतलब मायने थे, तो इनका विचार क्या कहता था, ये कहते थे हर एक नागरिक को जो है आज़ादी हो, हर एक नागरिक जो है आज़ाद हो, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, रहने का अधिकार, जमीन खरीदने का अधिकार, हर तरह का अधिकार जो है हर नागरिक को प्राप्त हो। और साथ ही साथ इन्होंने एक और बात कही थी राष्ट्र उदारवाद के नाम से, कि कानून के समक्ष सब समान हो, यानी कि जो भी सजा या फायदा मिलने वाला हो कानून के समक्ष सभी को बराबर मिले। तो ये इनका जो है आइडिया था। साथ ही साथ उदारवाद का जो एक और प्रचलित चीज थी जिसको ये मानते थे मध्य वर्ग के लोग, जिनका विचार था कि राष्ट्रवादी उदारवाद होना चाहिए, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि जन्म के आधार पर मिलने वाले हर विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए। जो पहले पादरी वर्ग थे इनको चर्च के लोगों को जो है बहुत ही विशेष अधिकार और लाभ भी प्राप्त थे, और चाहते थे कि ये जो अधिकार जो है ये समाप्त हो जाए। उदारवाद के विचार के अनुसार जो है मध्यम वर्ग ये चाहता था कि ये अधिकार जो है समाप्त हो जाए, जन्म के अधिकार पर जो है जन्म के विशेष अधिकार पर कोई भी इनको लाभ प्राप्त ना हो। साथ ही साथ ये एक और चीज चाहते थे, और वो चाहते थे कि एक संविधान हो और जिसका सरकार का एक प्रतिनिधि रूप हो, यानी कि एक संविधान हो जिसमें सारे के सारे रूल्स और नियम लिखे गए हों। साथ ही साथ सरकार का एक प्रतिनिधि रूप हो, यानी कि सरकार जो है अपने नागरिकों के प्रति जो है उत्तरदायी हो। तो ये सारा का सारा जो है ये मध्य वर्ग का जो है पूरा आइडिया कहता था, जिसको हम उदारवाद के नाम से जानते हैं, यानी कि सभी के प्रति जो है उदार का रूप रखना, अपने हृदय में जो है उनके लिए सम्मान की भावना रखना। ये सारे के सारे मध्यम वर्ग के जो नए शिक्षित लोग थे उनके मन में ये विचार राष्ट्रवाद उदारवादी जो है विचार आए थे, जिसे उदारवाद कहा जाता था। तो ये सारे 6 उनके जो मेन विचार थे जो आपने समझे। अब इन लोगों की एक समस्या भी थी। ये जो मध्यम वर्ग जो इन्होंने 6 जो विचार अपने प्रस्तुत किए ये तो ठीक थे, इनकी समस्या क्या थी। अब देखिए, ये जो शिक्षित वर्ग थे इन्होंने एक समस्या भी खड़ी कर दी। और समस्या क्या थी, पहली समस्या की बात कर रहे हैं तो पहली समस्या जो है, इन्होंने वोटिंग का अधिकार यानी कि मत देने का अधिकार केवल उन पुरुषों को ही दिया या उन पुरुषों के लिए ही मांगा जिनके पास संपत्ति हो। जो मध्यम वर्ग के लोग थे इन्होंने केवल मत देने का अधिकार या चुने जाने का अधिकार या राजनीति में जाने का अधिकार या राजनीति में खड़े होने का अधिकार मध्यम वर्ग के लोगों ने केवल उन लोगों को ही दिया जो संपत्तिवान पुरुष थे। ठीक है, यहाँ पर जो है महिलाओं को यह अधिकार बिल्कुल ही नहीं दिया गया। साथ ही साथ जिन पुरुषों के पास संपत्ति नहीं थी उनको भी यह अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होने वाला था, अब लोग तो परेशान होंगे जिसके पास जो पैसे नहीं है, यानी कि महिला जो हैं और जो संपत्ति विहीन पुरुष हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेंगे, विरोध करेंगे कि वो मत देने का अधिकार तो हमें भी मिलना चाहिए। इसलिए जो है उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए। और दूसरी जो समस्या थी उसकी भी बात करते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम ये थी, जो व्यापारी वर्ग थे, मध्य वर्ग के जो व्यापारी वर्ग थे, वो जब व्यापार करने के लिए एक नगर से दूसरे नगर जाते थे, यानी कि अगर मैं बात करूं हैम्बर्ग से अगर वो जाते थे न्यूरेमबर्ग, तो न्यूरेमबर्ग जाने तक उनको जो है 11 नाकों पर टैक्स देना पड़ता था। इसके बीच में 11 नाकों पर टैक्स देना पड़ता था, वो भी 5% टैक्स, जो कि बहुत ज्यादा था। आप बोलो इतने टैक्स देगा तो चलाएगा कैसे अपना खाना। ठीक है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर 30 से अधिक प्रकार की जो है करेंसी चलती थी, 30 से अधिक प्रकार की करेंसियां चलती थी। और ये भी एक समस्या हो गई थी कि भाई 30 से अधिक करेंसियां जो है व्यापारियों के लिए बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो क्या हुआ, अब इसके कारण क्या हुआ, अब देखिए समझिएगा। जब राज्य की अपनी अपनी नाप तोल व्यवस्था थी, अलग अलग जो है करेंसी थी, तो वहां पर जो है नाप तोल की व्यवस्था बहुत ही खराब थी। इन व्यापारियों को कपड़े को नापने के लिए जो है उस समय एल्ले नाम का जो है एक पैमाना यूज किया जाता था। जो ये एल्ले था वो हर जगह पे बदल जाता था, यानी कि एक एल्ले कपड़ा अगर फ्रैंकफर्ट में लेंगे तो वो जो है
54.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर एक एल कपड़ा मेज में लेंगे तो वो हो जाएगा 55.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर एक एल कपड़ा न्यूरेमबर्ग में लेंगे तो वो 65.6 सेंटीमीटर, और इसी तरह से एक एल कपड़ा अगर फ्राइबर्ग में लेंगे तो 53.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इतने सारे वेरिएशंस थे, यानी कि इतने सारे बदलाव आप देख रहे हैं कि हर जगह पे जब भी किसी नाके को छोड़ करके वो जा रहा है तो उसके सेंटीमीटर जो है कम ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये सारे व्यापारियों को जो समस्या थी, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या हुआ, इन्होंने 1834 में, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए 1834 में शुल्क संघ का स्थापना किया, और इस शुल्क संघ का नाम जो था वो था जोल्वेराइन। तो शुल्क संघ स्थापित किया गया इसी से छुटकारा पाने के लिए 1834 में, जिसका नाम था जोल्वेराइन। अब इस शुल्क संघ को जो है स्थापित करने का सबसे पहला श्रेय जाता है ये प्रशा की पहल से हुआ, और बाद में जो है इसमें अधिकांश जो जर्मन राज्य हैं वो भी शामिल हो गए। प्रशा की पहल से हुआ और बाद में जो है इसमें अधिकांश जर्मन लोग भी, या जो जर्मन राष्ट्र थे या राज्य थे वो भी शामिल हो गए। अब ये जोल्वेराइन जो था, इस शुल्क संघ ने क्या किया, व्यापारियों को क्या सुविधा दी, तो इस शुल्क संघ ने सबसे पहला काम किया कि जितने भी शुल्क अवरोध थे उनको समाप्त कर दिया। यानी कि पहले जो है 11 नाकों पर जो टैक्स देना पड़ता था उसको खत्म कर दिया। सारे के सारे जो अवरोध थे, बैरियर्स थे, उनको खत्म कर दिया। ठीक है। साथ ही साथ मुद्राओं की संख्या जो 30 से अधिक होती थी उसको 2 कर दी। मुद्राओं की संख्या जो 30 से अधिक होती थी उसको शुल्क संघ ने 2 कर दी। और साथ ही साथ इसने रेलवे के जाल को जो है बढ़ा दिया। अब रेलवे के जाल को बढ़ाया तो क्या हुआ, व्यापारियों को व्यापार करने में और भी ज्यादा हमारे को मतलब देखने को मिला कि वहां पर उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिल गई। अब व्यापारी जो है आसानी से जो है पूरा व्यापार कर सकते थे। तो जोल्वेराइन ने जो है ये काम किया और ये 1834 में जो है इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद क्या हुआ, 1815 के बाद में एक नया रूढ़िवाद पैदा हुआ। ठीक है। 1815 के बाद में एक नया रूढ़िवाद पैदा हुआ। अब ये रूढ़िवाद क्या है इसको भी समझते हैं, साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि हमने देखा था, अभी पढ़ा था कुछ समय पहले, कि 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन ने शासन किया था। तो नेपोलियन का शासन ऐसा क्या हुआ कि नेपोलियन जो है राजा नहीं रहा, उसका शासन कैसे खत्म हुआ, उसका क्या कारण था, तो उसका कारण ये था कि नेपोलियन जो था इसके खिलाफ प्रशिया, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया ने जो है 1815 में एक युद्ध कर दिया। ठीक है। नेपोलियन के खिलाफ प्रशिया, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया ने मिल करके एक युद्ध कर दिया, जिसे वाटरलू का युद्ध कहा जाता है, जो 18 जून 1815 में लड़ा गया। अब इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन जो है हार गया और प्रशिया, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया ये लोग जो है जीत गए। अब ये जो लोग जीते थे ये क्या थे, ये थे रूढ़िवाद। अब रूढ़िवाद क्या होता है, तो ये जो प्रशिया था, ब्रिटेन था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, जिसने वाटरलू का युद्ध जीता था, ये थे रूढ़िवादी। अब रूढ़िवादी क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले। ये रूढ़िवाद वो लोग होते हैं जो जल्दी से जल्दी किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। ये पुरानी परंपराओं पे विश्वास रखते हैं और किसी भी तेज बदलाव को जो है ये प्राथमिकता नहीं देते हैं। जैसे कि जादू टोना आज भी बहुत जगह ऐसे हैं जहां पे जादू टोनाओं को माना जाता है, पुरानी परंपराओं को माना जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रूढ़िवाद। ठीक है। तो ये जो लोग आप देख रहे हैं, प्रशिया, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया के जो लोग थे ये रूढ़िवादी थे। ये नहीं चाहते थे कि जो भी नेपोलियन ने परिवर्तन किए हैं वो रहें, वो पुराने परिवर्तन को ही वापस लाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या करा, नेपोलियन ने जो भी परिवर्तन किए थे उन सभी परिवर्तनों को जो है पूर्ववत कर दिया, यानी कि वापस से लागू कर दिया। नेपोलियन ने जितने भी रूल्स लगाए थे वो सारे नेपोलियन के कोड्स, जो सिविल कोड आया था उसको भी खत्म कर दिया। सबसे पहले इन्होंने नेपोलियन का कोड का जो पहला जो चेंज किया था वो था राजतंत्र स्थापित कर दिया, यानी कि राजाओं का शासन फिर से स्थापित कर दिया। इन्होंने राजाओं का शासन फिर से स्थापित कर दिया। ये नहीं चाहते थे कि आम जनता जो है वो शासन का भागीदारी बने। ठीक है। दूसरा जो है चर्च के लोगों को, जो नेपोलियन ने बराबर किया था, सभी को बराबर किया था, चर्च के लोगों को, कुलीन वर्ग को, मध्य वर्ग को, सबको बराबरी में लाया था। इसने क्या करा, इन रूढ़िवादी लोगों ने जिन्होंने ये युद्ध जीता था, इन्होंने चर्च के लोगों को फिर से ऊंचा कर दिया। जो चर्च के पादरी वर्ग थे उन सभी को फिर से ऊंचा कर दिया और इनको जो है जन्म से जो भी अधिकार मिलते थे उनको वापिस से कायम कर दिया। साथ ही साथ नेपोलियन ने जो है सामाजिक ऊंच नीच को भी बराबर कर दिया था कि पहले जिसके पास प्रॉपर्टी वही खरीद सकता था जिसके पास पैसे थे, लेकिन नेपोलियन ने अपने कोड में ये लगा दिया कि जिसके पास पैसे हों और वो चाहे गरीब वर्ग का हो वो संपत्ति खरीद सकता है। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, सामाजिक ऊंच नीच बनाए रखा, यानी कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग सभी में अंतर डाल दिया इन्होंने। और जिसके पास पैसा हो सकता था, अगर वो गरीब है तो वो संपत्ति नहीं खरीद सकता था, ये भी इन्होंने चेंज कर दिया। उसके अलावा जो है मैंने बताया आपको, जैसे कि ऊंच नीच तो इन्होंने बराबर कर दिया और संपत्ति का हक जो केवल ऊंचे लोगों को ही प्रदान किया गया, जो कि नेपोलियन ने चेंज किया था। और नेपोलियन की एक और चीज जो थी वो यहाँ पर इन्होंने चेंज क्या कर दी, सेंसरशिप इन्होंने लगा दी। ठीक है। यानी कि जो प्रेस में कुछ लिख सकते थे, बोल सकते थे या कह सकते थे, वो सारी चीजें जो है इन्होंने वापिस लगा दी। इसके अलावा क्या किया इन सभी देशों ने,
इसके अलावा देखते हैं इन देशों ने क्या किया। ये सारे लोग जो है ना यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। ये सारे के सारे लोग जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, ये सभी लोग यूरोप के लिए एक समझौता, यानी कि पूरे यूरोप के लिए क्या समझौता हो सकता है, क्योंकि इन्होंने यूरोप को जीत लिया था, अब यूरोप पे इन्हीं का शासन था। इसके लिए जो है ये वियना में मिले, जिसे 1815 के वियना सम्मेलन के नाम से या वियना संधि के नाम से जानते हैं, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मैकर्निक ने की थी। ठीक है, ड्यूक मैकर्निक ने इसकी अगुवाई की थी। और इस पूरे यूरोप के लिए जो समझौता तैयार करना था, जिसके लिए वियना में मिले थे, इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो भी नेपोलियन ने अपने युद्ध के दौरान जितने भी बदलाव किए हैं, उन बदलावों को खत्म करना। अब इन्होंने इस सम्मेलन में वो एक संधि बनाई और उस पर इन्होंने सभी ने मिलकर के साइन किया। और वो क्या था? सबसे पहला इन्होंने जो है फ्रांस में बूर्बो राजवंश की जो खत्म कर दिया गया था, पहले फ्रांस में राजवंश को खत्म कर दिया गया था, उसकी फिर से स्थापना कर दी, यानी बूर्बो राजवंश को फिर से स्थापित कर दिया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया, यानी कि फ्रांस ने जिन इलाकों को नेपोलियन के दौरान जो कब्जे किए थे, उन फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया। साथ ही साथ प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण इलाके दिए गए, यानी कि प्रशा जिधर था फ्रांस के, उस तरफ की पश्चिमी इलाकों को महत्वपूर्ण जो नए इलाके थे वो प्रशा को दे दिए गए। ठीक है, साथ ही साथ क्या हुआ, फ्रांस की सीमाओं पर कई नए राज्य कायम कर दिए गए ताकि फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके, यानी कि फ्रांस को जो है चारों तरफ से घेर रहे थे कि फ्रांस जो है अब अपना पैर जो है यूरोप में फैला ना सके। उस इसी तरह से अब ये फैर ना फैला सके तो उन्होंने क्या करा, उत्तर में नीदरलैंड्स जो है बना दिया गया, साथ ही साथ दक्षिण में जो है जेनेवा को जोड़ दिया गया, और इसी तरह से उत्तरी इटली पर जो है ऑस्ट्रेलिया का कब्जा करा दिया गया। उत्तरी इटली जो थी उस पर ऑस्ट्रिया का कब्जा करा दिया गया, और साथ ही साथ रूस को जो है पोलैंड दे दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये 1815 की वियना संधि के सारे पॉइंट्स हैं जो इन्होंने एक सम्मेलन में पूरे यूरोप को बांटने का क्या तरीका अपनाया था, उसमें ये सारी चीजें आपको समझनी है। और एक चीज इन्होंने नहीं करा, वो क्या था? नेपोलियन जो 39 राज्य यानी कि 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था मिला करके, उसको बरकरार रखा गया। यानी कि नेपोलियन की सारी चीजें इन्होंने चेंज कर दी, लेकिन एक ही चीज इन्होंने छोड़ दी, और वो क्या थी? 39 राज्यों को जो मिला करके नेपोलियन ने एक जर्मन महासंघ बनाया था, उसको इन्होंने ज्यों का त्यों रख दिया, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अभी आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कैसे वियना में ये मिले हुए हैं। और उस संधि में देखिए यहाँ पे मैप जो बिछाया गया है, ये पूरे यूरोप का मैप है, जिसमें इन्होंने दर्शाया है कि कैसे कैसे इन्होंने उनके जो अलग अलग हिस्से हैं उनको बांटा है। तो यहाँ पर जो ये वियना में जब सम्मेलन हुआ था, तो यहाँ पर ये मैकर्निक जो था, जो ऑस्ट्रेलियाई चांसलर था मैटरनिक, इसने जो है एक मूल मंत्र दिया था। उस मूल मंत्र का नाम था बिना परिवर्तन किए शासन करो। ठीक है, तो ये इसका मूल मंत्र था, इसलिए जो है ये वियना में मिले थे। और जो है ये नया रूढ़िवाद जो है चलता रहा था, जो पुराने चीजों को ज्यादा मानता था, नए बदलाव को स्वीकार नहीं करता था, इन्हीं लोगों को रूढ़िवाद कहा गया। ठीक है, अब जो है 1815 की जो वियना संधि थी, सम्मेलन थी, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जो राजतंत्र था वो वापिस से स्थापित हो गया। ठीक है, राजतंत्र जो है वापिस से स्थापित हो गया, यानी कि राजाओं का शासन वापिस से जो है यूरोप में क्या हुआ, स्थापित कर दिया गया। और जो रूढ़िवादी लोग थे, जिनकी अभी हमने बात करी, जिन्होंने नेपोलियन को मिलकर हराया था, इन सभी लोगों को जो है सत्ता यानी कि शक्ति जो है प्राप्त हो गई। तो इस तरह से जो है ये बदलाव देखने को मिला। अब इसके बाद क्या हुआ कि क्रांतिकारियों का युग आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रांतिकारी है उनकी बात करते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब 2.4 टॉपिक क्रांतिकारी। अब इसमें क्या हुआ, जितने भी उदार राष्ट्रवादी लोग जो थे वो रूढ़िवादी लोगों से खुश नहीं थे। जो ये लोग अभी आपने देखे जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, इसमें कुछ उदारवादी जिनके अंदर दया थी, ये लोग जो है खुश नहीं थे। इनको ये सारे बदलाव जो है अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ये इन्होंने जो है सारी सत्ता जो है अपने पास कर ली, राजाओं का वापस कर दिया। तो इन्होंने क्या करा, ये लोग जो है गुप्त हो गए, यानी कि जो क्रांतिकारी लोग थे ये गुप्त हो गए। ये बिल्कुल खुश नहीं थे। राष्ट्रवादी जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे ये रूढ़िवादी से खुश नहीं थे। रूढ़िवादी वो लोग हैं जो पुरानी परंपराओं को मानते थे, राजाओं को मानते थे, और राष्ट्रवादी वो लोग थे जो नए राष्ट्र की कल्पना करते थे, सभी की स्वतंत्रता चाहते थे। तो ये लोग जो है ये खुश नहीं थे। और जब जानते हो कि पूरे यूरोप में जब राजाओं का शासन हो गया तो इनको आज़ादी नहीं थी, ये कुछ भी करते थे इनको मार दिया जाता। तो इसीलिए इन्होंने 1815 के बाद क्या किया, अपने जो है ये सारे के सारे जितने भी उदार राष्ट्रवादी लोग थे ये गुप्त हो गए, यानी कि छिप गए, और छिप करके जो है इन्होंने अलग अलग जगहों पर जो है गुप्त संगठन बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, और ये जो गुप्त संगठन बनाने वाले लोग थे ये चाहते क्या थे? तो इनकी जो दो डिमांड ज्यादा थी, एक तो कि राजशाही का अंत हो जाए, ठीक है, और निरंकुश शासन जो है खत्म हो जाए। ठीक है, राजशाही खत्म हो जाए, निरंकुश शासन खत्म हो जाए, यानी राजाओं की और रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म कर दिया जाए जो पहले हुआ था। और दूसरा जो है ये चाहते थे कि सभी को जो है स्वतंत्रता मिले। तो ये सब जो है इनके विचार थे। ये
जितने भी उदार राष्ट्रवादी लोग थे जो गुप्त संगठन बना रहे थे, ये सारे के सारे यही चाहते थे। और इन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था जुस्पी मैत्सिनी, जो कि इटली के एक क्रांतिकारी थे। वो भी एक ऐसे ही विचारधारा रखते थे जिसमें वो लोगों की स्वतंत्रता चाहते थे और राजाओं के शासन का खात्मा चाहते थे। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो थे, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति का पूरा योगदान क्या रहा, या फिर इन्होंने क्या क्या चीजें की थी उस समय। तो सबसे पहले जो है हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो है 1807 में जेनेवा में हुआ। उसके अलावा जो है ये इटली के क्रांतिकारी थे। उसके अलावा जो है इन्होंने कार्बोनरी के गुप्त संगठन का ये सदस्य भी थे। ठीक है, उसके अलावा जो है 24 साल की युवावस्था में लुगुरिया में क्रांति के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा जो है इन्होंने क्या करा था, इन्होंने दो गुप्त संगठन की स्थापना की थी। पहला जो था वो 1831 में उन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी, और दूसरा जो था 1833 में इन्होंने यंग यूरोप की स्थापना की थी। ये दोनों ही गुप्त संगठन जुस्पी मैत्सिनी द्वारा स्थापित किए गए थे। इसके अलावा जो है इस संगठन के, जो पहला संगठन था, दूसरा संगठन था, इन दोनों संगठनों के सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी राज्यों के समान विचार रखने वाले कुछ क्रांतिकारी थे। ठीक है, ये लोग जो है इसी संगठन से जुड़े हुए थे। उसके अलावा मैत्सिनी था, इसका विश्वास क्या था, इटली का जो क्रांतिकारी मैत्सिनी है, इसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति है। ठीक है, प्राकृतिक इकाई है। ये मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, यानी कि मनुष्य के लिए जो भी है वो राष्ट्र है, इसका ये विचार कहता था। और इस मैत्सिनी का विरोधी था मैटरनिख क्या कहता था कि मैत्सिनी जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, ये इसको बोलता था मैटरनिख। ठीक है, मैत्सिनी के विचारों का उल्टा था, क्योंकि मैटरनिख चाहता था पुरानी रूढ़िवादी परंपरा और मैत्सिनी चाहता था नई अपने आम लोगों की परंपरा। ठीक है, आम लोगों की शक्ति चाहता था मैत्सिनी, लेकिन मैटरनिख जो है पुराने राजाओं की शक्ति चाहता था। तो इन दोनों के विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। इसीलिए मैटरनिख ने जुस्पी मैत्सिनी के लिए एक शब्द यूज किया था, जिसको कहा था कि मैत्सिनी जो है हमारे लिए या हमारे समाज की व्यवस्था पर या समाज की व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन है। ठीक है, और जैसे जैसे मैत्सिनी का प्रभाव पड़ता गया, मैत्सिनी का प्रभाव थोड़ा थोड़ा बढ़ा, और इसी को देखते देखते क्या हुआ, जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी गुप्त संगठन स्थापित किए गए। अब आप समझ सकते हो, जब इतने सारे गुप्त संगठन बनेंगे, जहां पर आप देख सकते हो पोलैंड में, इंग्लैंड में, पोलैंड में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, हर जगह पे देखें कि आप गुप्त संगठन बनते ही जा रहे थे। अब इतने सारे जब गुप्त संगठन बनेंगे तो होगा क्या, तो बिल्कुल क्रांति तो होगी ही होगी। तो इतने सारे जब गुप्त संगठन बनने लग गए तो क्रांतियां शुरू हो गई। और 1830 से 1848 का युग जो है क्रांतिकारियों का या क्रांतियों का युग माना जाता है। तो इस बीच में महत्वपूर्ण दो क्रांतियां हुई थी। ठीक है, इस बीच में 1830 से 1848 के बीच में दो महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई थी। पहली जो क्रांति थी वो थी आपकी जुलाई क्रांति। ठीक है, और दूसरी जो क्रांति थी वो थी आपकी यूनान की क्रांति। और जुलाई की जो क्रांति थी, उस समय जुलाई में जो क्रांति हुई थी ये दो जगह पर हुई थी। पहला जुलाई क्रांति जो है फ्रांस में हुई थी, और दूसरा यही जुलाई क्रांति जो है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में भी हुई थी। फ्रांस की क्रांति का परिणाम यह हुआ कि 1815 में जो बुर्बो वंश था, उस बुर्बो राजवंश का जो है अंत हो गया। साथ ही साथ एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। ये बुर्बो राजवंश था, इसकी पूरी की पूरी खात्मा कर दिया गया, 1815 में इसको हटा दिया गया। उसके अलावा जो है एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, यानी कि राजतंत्र यानी राजाओं का शासन तो रहेगा लेकिन संविधान के हिसाब से। उसके अलावा जो है इस संविधान का जो राजा था, इस संवैधानिक राजतंत्र का जो सम्राट था, लुई फिलिप को बना दिया गया। ठीक है, तो लुई फिलिप को जो है इस संवैधानिक राजतंत्र का सम्राट घोषित कर दिया गया। इसके बाद एक स्टेटमेंट थी मेटरनिख की। मेटरनिख ने क्या बोला था, अगर आपको याद होगा तो मेटरनिख ने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि जब फ्रांस में ये सब चल रहा था, जुलाई की क्रांति चल रही थी, तो बाकी यूरोप में भी ये क्रांतियां होनी थी। इसलिए ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहां पर भी काफी क्रांतियां देखने को मिली। और उसी दौरान जो है यहाँ पर देखने को ये चीज मिला कि जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी क्या हुआ, विद्रोह भड़क गया, क्योंकि फ्रांस में हुआ था और मेटरनिख ने कहा था कि फ्रांस में जो भी होगा वो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम लगा देगा। तो इसीलिए यूरोप में ब्रुसेल्स था और यहाँ पर भी जो है एक जंग छिड़ गई और यहाँ पर भी विद्रोह भड़क गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो बेल्जियम था यानी कि जो ब्रुसेल्स था, जो यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट हुआ करता था, यानी कि एक जो है हिस्सा हुआ करता था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का। ठीक है, तो नीदरलैंड का ये पार्ट था, नीदरलैंड का हिस्सा था बेल्जियम। तो ये बेल्जियम जो है क्या हुआ, इससे अलग हो गया। ठीक है, और जब बेल्जियम अलग हुआ तो क्या हुआ, आपका अलग से एक
साम्राज्य घोषित कर दिया गया, यानी राष्ट्र राज्य बन गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ बेल्जियम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम जो है अलग हो गया। इसके बाद क्या हुआ, यूनान की क्रांति हुई। अब यूनान की क्रांति में क्या हुआ इसको समझते हैं। 15वीं सदी से जो यूनान था ये ओटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। ओटोमन साम्राज्य आप देख रहे हैं इस चित्र में, और इस ओटोमन साम्राज्य के अंदर ही जो यूनान था, ग्रीस जिसको बोलते हैं, ये इसका हिस्सा था। लेकिन हुआ क्या, अब यहाँ पे यूनान की क्रांति हुई, ठीक है, और इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ, 1821 से ही यूनान के लोगों ने आजादी के लिए संघर्ष अपना स्टार्ट कर दिया था। यूनान को जो है पश्चिमी यूरोप के अन्य लोगों का भी समर्थन मिलने लग गया था। उसके साथ ही साथ कवियों और कलाकारों ने यूनान को जो है यूरोपीय सभ्यता का जो है पालना भी बता दिया था। इसके अलावा जो है जार निकोलस ने जो है खुल करके यूनानियों का समर्थन कर दिया, और अंग्रेज कवि एक लॉर्ड बायरन थे, इन्होंने धन भी इकट्ठा किया और साथ ही साथ ये युद्ध में भी लड़ने गए। हालांकि 1824 में बुखार के कारण जो है इन कवि का मृत्यु हो गया, और मृत्यु के बाद में अंततः जो है 1821 से जो यूनानियों की क्रांति चल रही थी, आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था, अंततः उन्हें 1832 यानी 1821 से लेकर के इनका विद्रोह चलता रहा, आजादी के लिए संघर्ष करते रहे यूनान में, और अंततः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, और उस संधि के दौरान जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का जो है मान्यता मिल गई, और यूनान जो है आजाद हो गया, और एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है इसका निर्माण हो गया। ये स्वतंत्र रूप से जो है अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगा, और यहाँ पर सभी को आजादी जो है मिल गई। यूनान जो है पूरा का पूरा अलग हो गया, जो कि ओटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। आप लोगों को क्या लगता है कि राष्ट्रवाद का जो विकास है केवल युद्धों और क्षेत्रीय विकास से हुआ होगा? आप समझिए, राष्ट्रवाद यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, क्या केवल युद्धों से या क्षेत्रीय विस्तार से ही ये सब कुछ हासिल हो सका होगा? तो ऐसा नहीं है। इन सभी चीजों को यानी राष्ट्रवाद को हासिल करने के लिए एक चीज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वो थी संस्कृति और सभ्यता। और इसी संस्कृति और सभ्यता का नाम जो है रोमानीवाद पड़ा। अब ये रोमानीवाद होता क्या है, छोटे से डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने के लिए एक तरह का खास सांस्कृतिक आंदोलन कराया जाता है या किया जाता है, उसे ही रोमानीवाद कहा जाता है। इसी तरह से इस रोमानीवाद के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले एक जो है जर्मन दार्शनिक हुए थे, उनका नाम था योहान गॉटफ्रीड। और गॉटफ्रीड ने यह बोला था कि किसी राष्ट्र की सच्ची संस्कृति उसके आम लोगों में निहित होती है, और राष्ट्र की सच्ची आत्मा वहां के लोकगीतों, जन काव्यों और लोक नृत्यों में ही प्रकट होती है। किसी राजा के महल में या फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों के घरों में वो देखने को नहीं मिलेगी। अगर किसी राष्ट्र की सच्ची भावना देखनी है, सच्ची संस्कृति देखनी है, तो वहां के आम लोगों से आपको मिलना होगा, उनके साथ रहना होगा। इस तरह से बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे कवि हुए, बहुत सारे दार्शनिक हुए, जिन्होंने जो है ये राष्ट्र की भावना जगाने में अपनी कहानियों का सहयोग दिया, साथ ही साथ अपने चित्रों का सहारा लिया, और उसके अलावा इन्होंने कविताओं, नृत्यों और साथ ही साथ संगीत के माध्यम से जो है रोमानीवाद को जगाने का प्रयत्न किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संस्कृति और सभ्यता यानी कि रोमानीवाद जो है ये राष्ट्र की भावना को जगाने में काफी अहमियत देती है। इस रोमानीवाद को समझने के लिए हम पोलैंड का उदाहरण लेते हैं। पोलैंड जो था, इस पे 18वीं सदी में रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने इसका विभाजन कर दिया था। साथ ही साथ क्या हुआ, बाद में इस पोलैंड के ऊपर रूस ने अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है, यानी कि रूस ने जो है पोलैंड पे कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद रूस ने जो है यहाँ पर पोलिश भाषा जो चलती थी पोलैंड में, इसको हटा करके वहां पर रूसी भाषा को लागू कर दिया। और ये रूसी भाषा को जब इसने लागू किया तो 1831 में पोलैंड ने जो है रूस के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया, यानी जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि उनसे उनकी भाषा छीनी जा रही थी, उनकी संस्कृति। यानी कि संस्कृति, अभी हम बात करें रोमानीवाद होता क्या है कि अपने राष्ट्र के प्रति जितने भी सांस्कृतिक चीजें होती हैं वो जो है रोमानीवाद कहलाती है। तो संस्कृति में हमारी भाषा भी आती है। पोलैंड से जब उनकी भाषा छीनी गई तो इस पोलैंड के सारे वासियों ने जो है रूस के खिलाफ 1831 में एक विद्रोह छेड़ दिया। अब आप जानते हैं कि रूस पहले भी शक्तिशाली था और आज भी है, तो उसके हिसाब से इस रूस ने यानी शक्तिशाली रूस ने जो है विद्रोह को आसानी से कुचल दिया, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली था, पोलैंड बहुत छोटा सा देश था। इसके अलावा क्या हुआ, रूस जो चाहता था कि जो रूसी भाषा है उसका प्रचार प्रसार वहां के जो भी पादरी वर्ग हैं, जो बिशप हैं, वो सारे करें। लेकिन पोलैंड के पादरियों ने, बिशपों ने
जो है इससे क्या कर दिया, इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि रूसी भाषा जो है पोलैंड में आए, और वहां के पादरियों को इसकी वजह से साइबेरिया के जेल में डाल दिया गया और वहां पर उनको बंद कर दिया गया। अब आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि इस रूस ने पोलैंड पर अधिकार अपना कर लिया था, साथ ही साथ पोलिश भाषा जो पोलैंड की थी उसको हटा दिया था, और उसके बाद अपनी जबरन अपनी भाषा यानी कि रूसी भाषा को यहाँ पे लागू कर दिया था। हालांकि पोलैंड को रूस ने जो है कुचल दिया था, उसके विद्रोह को समाप्त कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी हमने समझी रोमानीवाद की, इसमें हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि जो भी हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, जो भी हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे को जो बांध के रखता है, अगर उसमें से किसी भी चीज को कोई कुचलेगा तो वहां की जनता जो है शांत नहीं रहेगी, वो जरूर विद्रोह कर देगी, अपने राष्ट्र के प्रति उस प्रेम को जरूर दर्शाएगी। और जो प्रेम हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी पहचान को दर्शाने के लिए करते हैं, वही तो रोमानीवाद होता है। तो इसी चीज को जो है आप यहाँ समझ सकते हैं कि रोमानीवाद क्या होता है। हालांकि यहाँ पर यह संघर्ष पोलैंड का समाप्त हो गया, उनका विद्रोह जो है कुचल दिया गया, लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज देखने को मिली कि हमारी भाषा भी कभी कभी ऐसा हथियार बन सकती है कि हमें जो है एकजुट करके एक राष्ट्र निर्माण के लिए जो है हमें क्या करती है, प्रेरित करती है। हम किसी के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं। यहां पर ये रोमानीवाद का एग्जाम्पल आपको देखने को मिला। शायद अब आप रोमानी कल्पना और राष्ट्रवादी भावना या राष्ट्रीय भावना को आप समझ चुके होंगे। अगला टॉपिक जो हम लेंगे 3.2, जिसमें हम भूख, कठिनाई और जन विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे क्या हुआ था, 1830 का दशक जो है यूरोप में भारी आर्थिक कठिनाइयां लेकर आया। यानी 1830 का जो समय था, जो यूरोप के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। इस समय क्या हुआ, आर्थिक कठिनाइयां क्यों बढ़ी? एक्चुअली उस समय यानी कि 1830 के इस दशक में ही यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई, इतनी वृद्धि हुई जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, बहुत जबरदस्त वृद्धि हुई। और इस वृद्धि के कारण क्या हुआ, यूरोप में जो है नौकरी ढूंढने वालों की संख्या इतनी हो गई जितनी नौकरी नहीं थी। यानी कि जनसंख्या इतनी वृद्धि हुई कि नौकरी ढूंढने वालों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन बेरोजगारी भी साथ बढ़ जाएगी क्योंकि उतनी नौकरी नहीं थी। इसका परिणाम क्या हुआ, यूरोप में जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो शहर में नौकरी की तलाश के लिए, रोजगार की तलाश के लिए जो है चल दिए। और ये सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जैसे ही ये शहर की तरफ चले तो जानते हो ये ग्रामीण लोग थे, इनके कारण जो है वहां पर झुग्गी झोपड़ियां या बस्तियां जो है अधिक बढ़ने लगी। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ, पूरे के पूरे सिटी का यानी कि यूरोप के जो शहर थे उनका जो है पूरा का पूरा माहौल जो है बिगड़ने लगा। अब इतनी ज्यादा जब कठिनाई आने लगी, जनसंख्या में वृद्धि हुई, रोजगार जो था ही नहीं वो छिन गया, तो बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों को भूख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और यहाँ पे जन विद्रोह भी हुआ। इसके पहले क्या हुआ, जो भी यूरोप था, यूरोप जब इतनी आर्थिक कठिनाइयों में था, यूरोप पूरी तरह से डूबा हुआ था, जिसके पास लाले पड़ गए थे खाने पीने के, तो यूरोप ने क्या करा, अपने आप को चलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए, लोगों को संभालने के लिए, यूरोप ने जो है इंग्लैंड से मशीन से निर्मित जो भी वहां मशीन से बनाई हुई वस्तु हैं उसको जो है आयात करने लगा यूरोप इंग्लैंड के द्वारा। क्योंकि इंग्लैंड में जो वस्तुएं बनती थी वो मशीनों से बनती थी, और मशीनों से बनी हुई वस्तुएं सस्ती होती थी, इसीलिए उसका आयात यानी कि अपने पास इंपोर्ट करने लग गया। अब इंपोर्ट करने लग गया तो यूरोप में जो छोटे छोटे उत्पादक थे, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, उन लोगों को काफी घाटा हुआ। साथ ही साथ क्या हुआ, खाद्य की कीमतें, जितने भी खाद्य कीमतें थी वो सारी की सारी चीजें बढ़ने लग गई। यानी कि जितने भी खाने पीने के सामान थे उनकी कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई। और साथ ही साथ तो और मार पड़ी तब जब ये फसल भी, यूरोप देश की ज्यादातर फसलें जो है उस समय खराब हो गई, और यूरोप देश जो है पूरी तरह से कंगाल हो गया। इतना कंगाल हुआ कि वहां पर क्या होने लग गया कि वहां पर जो है भोजन की कमी हो गई, ठीक है, बेरोजगारी और भी बढ़ गई, वहां पे भोजन भी बहुत ज्यादा कम हो गया। यानी कि 1848 की बात करें तो उस समय भोजन की कमी बहुत ज्यादा हो गई, रोजगारी, बेरोजगारी जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग जो पेरिस के थे वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए, यानी कि विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गए। और उन्होंने जो है राजा का महल घेर लिया। कौन राजा, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लुई फिलिप को जो इन्होंने राजा बनाया था उसके पूरे महल को इन्होंने घेर लिया। और जितना बड़ा विद्रोह था कि राजा की वाट लग गई, यानी कि राजा डर गया, बहुत ज्यादा डरा, ऐसा डरा कि अब इसको बचने का एक ही रास्ता था कि यहां से ये भाग जाए। और राजा ने क्या करा, पता ही आपको, जब राजा को डर लगेगा तो राजा भाग जाता है, तो राजा भाग करके इंग्लैंड पहुंच गया। अब जब राजा ही नहीं है तो फिर क्या होगा, राजा नहीं है तो फिर क्या होगा, तो देश को चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो यही हुआ, जब राजा नहीं रहा तो देश को चलाने के लिए 1848 में ही जो ये विद्रोह हुआ था, 1848 में ही राष्ट्रीय सभा यानी कि नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। और इस नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा ने क्या करा, फ्रांस को गणतंत्र यानी राष्ट्र राज्य को घोषित कर दिया। राष्ट्र राज्य का मतलब इसको फ्री कर दिया, यानी कि अब ये किसी के कब्जे में नहीं था। तो फ्रांस को जो है गणतंत्र यानी कि स्वतंत्र घोषित कर दिया गया।
और 21 वर्ष से जितने भी ऊपर के आयु के लोग थे, जिसमें पुरुष शामिल थे, इन सभी को वोट देने का अधिकार यानी मत देने का अधिकार दे दिया गया। परंतु यहां पर एक चीज रह गई कि महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। इसके अलावा क्या हुआ, सभी को काम के अधिकार की गारंटी दी गई, क्योंकि ये जो विद्रोह हुआ था ये भूख कठिनाई की वजह से हुआ था। और भूख किस लिए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी थी, इतनी कठिनाइयां बढ़ गई थी, जनसंख्या बढ़ गई थी। अब जो इतनी सारी चीजें बढ़ी तो सभी को काम के लिए जो है गारंटी दिया, किसने, राष्ट्रीय सभा ने, कि काम हम आपको देंगे ही देंगे, किसी भी हालत में आपको काम देंगे। इससे क्या हुआ, लोगों को काम मिलने लगा और राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए ताकि सभी जो है बेरोजगारी से छुटकारा पा सकें और धीरे धीरे जो है यूरोप की हालत सुधरने लग गई। अब आपने ये तो समझ लिया कि 1848 में जो है राष्ट्रीय सभा का निर्माण हुआ और फ्रांस को गणतंत्र यानी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। लेकिन ये 1848 से पहले भी एक विद्रोह और हुआ था, उसको हम समझ लें, जिसको सिलेसिया विद्रोह कहा जाता है। तो ये सिलेसिया विद्रोह था क्या, इसको समझिए। सिलेसिया विद्रोह जो है 1848 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, सिलेसिया जो छोटा सा एक पार्ट था, वहां पर बुनकर जो थे, जो कच्चा सामान लेकर के कपड़े बुनकर के देते थे, तो इन बुनकरों ने जो है ठेकेदारों के खिलाफ जो है एक विद्रोह कर दिया। ठीक है, इन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। उसका कारण क्या था, तो उसका सबसे पहला कारण था, ये जो ठेकेदार थे ये बुनकरों को कच्चा माल देकर के निर्मित माल लेते थे या निर्मित कपड़ा लेते थे। ठीक है, ये जो ठेकेदार थे ये बुनकर से क्या करते थे, कच्चा माल देते थे और उनसे जो है निर्मित कपड़ा लेते थे और काम करवाते तो थे, कपड़ा भी लेते थे, लेकिन जो है इनको पैसे बहुत कम देते थे। ठीक है, पैसे कम बहुत देते, यानी कि दाम बहुत कम थे। उसके अलावा क्या था, इसी वजह से जो ये बुनकर थे इन्होंने 4 जून सन 1845 को जा करके ठेकेदार के हवेली पर जो है विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्या किया, ये जाकर के अपनी बात करने वाले थे, तो इन्होंने बात करी क्या, ये पहुंचे उसकी ठेकेदार की कोठी पर और बुनकरों ने जो है ज्यादा मजदूरी की डिमांड कर ली। उसके कोठी पर जाकर के बोला कि भाई ठेकेदार लोगों, तुम हमें जो है मजदूरी जो है सही दो, तरीके से दो। लेकिन जो ठेकेदार था उसने जो है इन सभी बुनकरों के साथ में घृणा का व्यवहार किया और साथ ही साथ इन बुनकरों को जो है ये धमकियां भी देने लग गया। इसके बाद जो है ये बुनकरों की पूरी टोली जो थी ये पूरी की पूरी भड़क गई और इतनी भड़की कि ये जो है वहां पर ठेकेदार जो था उसके घर में घुस गई और जबरदस्ती तोड़ फोड़ करने लग गई। अब ठेकेदार जो है बचने के लिए अपने परिवार के साथ में दूसरे गांव यानी कि पास के ही पड़ोस गांव में पहुंच गया। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसा व्यक्ति था जो ठेकेदार पड़ोस के गांव में पहुंचा था, ऐसे व्यक्ति को कोई भी वहां पे आसरा नहीं देने वाला था। तो वहां पर क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति को गांव ने जो है शरण देने से मना कर दिया। अब शरण देने से मना कर दिया तो अब ये ठेकेदार जो है क्या करा कि ये चला गया सैनिक के पास में, जो वहां के मेन सैनिक थे उनके पास। सिलेसिया विद्रोह जब हुआ था तो वहां पे सिलेसिया के सैनिक भी थे, तो वहां पे चला गया और वहां पे पहुंचा तो 24 घंटे सैनिकों को साथ में बोला कि भैया मेरे को मार देंगे, तुम चलो मेरे साथ। तो सैनिकों को लेकर के वो अपने वापस गांव लौटा और जब ये गांव लौटा तो सैनिकों के सामने बुनकर खड़े थे और बुनकर और सैनिकों के बीच में जो है टकराव हुआ। तो उसका परिणाम क्या हुआ, यहाँ पर जो है 11 बुनकर उनके गोलियों से मारे गए, जो सैनिक साथ में लाए थे उसकी वजह से मारे गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका एक आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि सिलेसिया विद्रोह हुआ। ठीक है, इन्होंने बुनकरों ने जो है ठेकेदारों के खिलाफ जो है विद्रोह किया। विद्रोह करने के दौरान वो उसकी कोठी पे हमला उन्होंने किया। विद्रोह से बचने के लिए ठेकेदार पड़ोस के गांव में भागा, पड़ोस के गांव ने उसकी मदद नहीं की तो वो सैनिकों के पास भागा। सैनिक वापिस आए तो उन्होंने बुनकरों से के साथ में क्या किया, युद्ध किया और टकराव हुआ और वहां पर 11 बुनकर जो है मारे गए। तो यहाँ पर देखने में ये लग रहा होगा कि गलत हुआ, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये क्रांतियों का युग था। 1830 से 1848 की हम बात कर रहे हैं। इस समय क्रांतियां चल रही थी, काफी चल रही थी। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी इलाका ऐसा शांत नहीं था, हर जगह कुछ ना कुछ विद्रोह जो है चल ही रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, विद्रोह तो लोग कर ही रहे थे। तो हमने ये देखा कि जो 1848 में जब अनेक यूरोपीय देश में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से लोग जो है, किसान थे, मजदूर थे, ये सभी लोग विद्रोह कर रहे थे, तो क्या हम सोचेंगे कि उस समय जो पढ़े लिखे, जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जो औद्योगिक क्रांति के समय आए थे, जिनका विचार था कि राष्ट्र राज्य का निर्माण करना, क्या वो चुप बैठेंगे? तो बिल्कुल नहीं, वो लोग भी विद्रोह कह रहे थे, यानी कि उनका भी विद्रोह चला था। उसी समय जो पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की एक क्रांति भी चली रही थी। और ये मध्यम वर्ग की क्रांति का कारण क्या था, तो उसको हम समझ लेते हैं। ये जो है, ये क्या चाहते थे, सबसे पहले जो है, ये इनके कारण की बात करें तो ये राष्ट्र राज्य चाहते थे, यानी कि सबका जो है सामान्य संस्कृति हो, सामान्य भाषा हो, सभी को छूट हो, और ये सारी चीजें जो है ये चाहते थे। इसीलिए जो है दूसरा कारण जो है, इन्होंने विद्रोह तो ये एक पहले कारण के कारण, पहले रीजन की वजह से किया था, जो कारण आप देख रहे हैं। दूसरा जो कारण था इनके विद्रोह का,
वो था ये संसदीय सिद्धांतों की मांग कर रहे थे। अब संसदीय सिद्धांत क्या होते हैं? संसदीय सिद्धांत का मतलब होता है कि अपना कोई संविधान हो, ठीक है, साथ ही साथ जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी हो, यानी कि सेंसरशिप ना लगा, कोई भी लिख सकता हो, बोल सकता हो, उसको लिखने की, बोलने की और छापने की पूरी आजादी हो। ये संसदीय सिद्धांतों में आते हैं। उसके अलावा क्या था? जो है संघ की स्वतंत्रता हो, यानी कि कोई भी अपनी पार्टी बना सके, अपनी दल बना सके, अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी संघ बना सके, तो संघ सिद्धांतियों की स्वतंत्रता हो। तो ये जो मध्यम वर्ग जो क्रांति कर रहे थे, उनका यही कारण था, ये चाहते थे कि संसदीय सिद्धांत जो है वो लागू हो, और इसी वजह से जो है ये अपना आंदोलन कर रहे थे। अब हम बात करते हैं जर्मन क्षेत्र की। तो जर्मन क्षेत्र यानी जर्मन इलाकों की यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जर्मन क्षेत्र थे, यानी कि जर्मन जो इलाके थे, यहाँ पर भी जो मिडिल क्लास यानी कि जो मध्यम वर्ग थे, उनकी क्रांति चल रही थी। अब देखिए, समझिए इस बात को। जो पढ़े लिखे लोग थे, ये मध्यम वर्ग के जो भी संख्या थी, इन्होंने जो है जर्मन इलाकों को मिल करके, जितने भी मध्यम वर्ग के लोग थे जर्मन इलाके में, उन सभी ने मिल करके जो है एक राजनीतिक संगठन बना लिया, ठीक है। और इस संगठन ने क्या कहा अपने आप को? सर्व जर्मन नेशनल असेंबली। ये मध्य वर्ग की जो सर्व जर्मन नेशनल असेंबली थी, इसमें 831 लोग जो है इसके निर्वाचित प्रतिनिधि थे, यानी कि ये 831 मध्य वर्गों का एक टोला था या एक ग्रुप था, कह सकते हो, जो सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के नाम से जाना गया। अब ये जो 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे, ये सारे के सारे फ्रैंकफर्ट में मिले। और फ्रैंकफर्ट में कहा मिले? तो जहां पर जो है सेंट पॉल चर्च था, वहां पर। तो फ्रैंकफर्ट में मिले थे, और फ्रैंकफर्ट में जो सेंट पॉल चर्च था, वहां पर इन्होंने एक संसद जो है अपना संसद बनाया, क्योंकि उस समय संसद जैसी जगह होती नहीं थी, संसद था नहीं, तो इन्होंने इस चर्च को ही संसद का रूप दे दिया। और यहां पर जो है ये 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे, ये फ्रैंकफर्ट में संसद के रूप में, यानी कि एक जगह पे मिले जिसका नाम संसद रखिए, जहां पे कोई लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको संसद कहा जाता है। तो ये लोग जो है यहाँ पर सेंट पॉल चर्च में उपस्थित हुए। अब ये इनका उपस्थिति का कारण क्या था? ये क्या चाहते थे? एक संविधान चाहते थे। इनका मेन मुद्दा था कि इन्होंने जो है जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान तैयार कर लिया, ठीक है। और इस संविधान में जो है सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या करी? मध्य वर्ग ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि इस संविधान में जो है मजदूर और कारीगरों को ध्यान नहीं रखा गया, यानी कि मजदूर मांगते थे, मजदूर और जो कारीगर थे, वो जो मांगते थे या डिमांड करते थे, उस संविधान में इन लोगों को जगह नहीं दी गई। अब इन लोगों को जगह नहीं दी गई, तो इसका रीजन क्या हुआ? जो मजदूर थे और जो कारीगर वर्ग थे, इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे इस संसद ने जो है उनका समर्थन खो दिया। इसके अलावा इस सभा ने, यानी कि ये 831 जो निर्वाचित सदस्य थे, इस सभा ने क्या करा? एक ऐसी अध्यक्षता वाले राजा को जो है संसद सौंपना चाहते थे जो संविधान के अधीन रहे, यानी कि इस सभा ने राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपनी चाहिए जो संसद के अधीन रहे, यानी कि इस संविधान के हिसाब से वो चले। और सभी प्रतिनिधियों ने, ये जो 831 लोग थे, इन्होंने क्या करा? फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को जो है ताज पहनाने के लिए पेशकश कर दी कि भैया हम तो फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को जो है ताज पहनाएंगे, प्रशा के राजा। अब बताओ, ये जर्मन इलाके की बात हो रही है, तो प्रशा के राजा की बात क्यों हो रही है? देखो, उस समय जर्मन इलाके थे, ठीक है ना, जर्मन इलाके यानी छोटे छोटे टुकड़े थे, तो कोई जर्मनी राष्ट्र नहीं था। तो जर्मनी राष्ट्र नहीं था तो वहां पे कोई राजा भी नहीं था, तो छोटे छोटे टुकड़े थे। और उन टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने, जो इनके मन में जो उस समय सही लगा, तो इन्होंने क्या करा? प्रशा के राजा को चुना, जिनका नाम था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, और उनको ताज पहनाने के, उनको बोला कि आप हमारे राजा बन जाओ और आपको संविधान के हिसाब से काम करना होगा। लेकिन आप जानते हो, राजा तो भैया ऐसा कभी नहीं मानेगा कि वो किसी के अंडर में काम करे, किसी के दबाव में काम करे, किसी संविधान के हिसाब से काम करे। तो ये राजा को मंजूर नहीं था। तो इसलिए जो फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ था, उसने जो है इनके ताज पहनाने की जो कोशिश थी उसको ठुकरा दी। वो बोला कि मेरे को तुम्हारा राजा नहीं बनना, मैं प्रशा का राजा ही ठीक हूं, क्योंकि वो प्रशा में उसी की वो चलती थी, ठीक है, उसी की पावर चलती थी, उसी की सत्ता थी, किसी संविधान के अंदर वो काम नहीं करता था। और साथ ही साथ इसने क्या करा? जो भी विरोधी राजा थे इस पूरे संविधान के, इन लोगों के विरोधी जो थे, जितने भी राजा थे, ये विलियम चतुर्थ हैं, जिनको जो है ताज पहनाने की कोशिश की गई थी। और इन्होंने क्या करा? इस राजा ने, विलियम चतुर्थ ने, उन राजाओं का समर्थन किया जो इस नेशनल असेंबली यानी कि सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के जो विरोधी थे, उन राजाओं का समर्थन कर दिया, यानी कि जो विरोधी में थे इन लोगों के। तो इन 831 लोगों के विरोधी जो राजा थे उनका समर्थन कर दिया। और समर्थन करने के कारण क्या हुआ कि इन राजाओं ने अपने सैनिक बुलाए, और सैनिक बुला करके जो इस सभा जो फ्रैंकफर्ट संसद में की गई थी, जो सेंट पॉल में की गई थी, इस संसद की सभा को जो है इन्होंने भंग कर दिया। भंग कर दिया यानी कि इनका जो मूवमेंट था, इनका जो विद्रोह चल रहा था, ये इन्होंने जो भी अपनी पेशकश की थी, इस पेशकश को इन्होंने ठुकरा दी, ठीक है। अब एक चीज तो इनको समझ में आ गई, क्या? कि भैया ये राजा को ये चीज समझ में आ गई कि लोग जो है बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं,
अब ये आंदोलन कर रहे हैं तो ये चुप तो बैठेंगे नहीं, अब इनको चुप कराने का कुछ ना कुछ तो अपना मेथड निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, ये जो है रूढ़िवादी जो लोग थे, जो पुरानी परंपराओं को मानते थे, तो इन्होंने 1848 में जो उदारवादी आंदोलन को दबान पाने में जो कामयाब तो हुए थे, इन्होंने 1848 में जो आंदोलन हुए थे उनको दबा तो पाए थे, लेकिन पहले वाली जो व्यवस्था थी, जो राजा महाराजाओं की पहले की व्यवस्था चलती थी ना, उस व्यवस्था को ये लाने में असमर्थ हो गए थे। अब इनको एहसास हो चुका था कि इनको अगर दबाना है तो कुछ ना कुछ छूट देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, इन राजाओं को यह समझ में आ गया कि इन क्रांतिकारियों को अगर दबाना है तो इनको कुछ ना कुछ हमें छूट देनी होगी। तो इन्होंने क्या है, छूट देना शुरू किया। इन उदारवादी लोगों ने, जो मिडिल क्लास के लोग थे, यानी कि मध्य वर्ग के जो लोग थे, इनको जो है कुछ छूट देना प्रारंभ किया। इन्होंने पहली छूट जो दी, हैप्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में जो भूदासत्व थी, बंधुता थी, जो मजदूरी वहां पर लगाई गई थी, उसको समाप्त कर दिया। उसके अलावा इन्होंने क्या करा, हैप्सबर्ग शासकों ने जो है हंगरी के लोगों को जो है स्वतंत्रता प्रदान कर दी। ठीक है, हंगरी को जो है एक तरह से वहां पर पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। उसके अलावा क्या हुआ, ये सारी चीजें जो यहाँ पर हुई, तो ये लोगों को ये इसलिए इन्होंने किया कि इनको लग रहा था कि अब हमारा जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा विद्रोह हो रहे हैं और इन विद्रोह से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा 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 छूट देना पड़ेगा, और छूट देने से क्या होगा, ये विद्रोह कम हो जाएंगे और शांत हो जाएंगे। यही चीज इनके मन में थी, और इसीलिए जो है इन्होंने ये दो प्रोसीजर जो है फॉलो किए थे, दो स्टेप लागू किए थे। हैप्सर अधिकार वाले जितने भी क्षेत्र थे और रूस में जितने भी भूदासत्व था और साथ ही साथ बंधुआ मजदूरी थी, इसको समाप्त कर दिया। साथ ही साथ हंगरी के लोगों को जो है यहाँ पर स्वतंत्रता या स्वायत्तता प्रदान कर दी। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि जर्मनी का और इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो उस पॉइंट को पढ़ने के लिए हम चलते हैं 4.1 पॉइंट जो है हमारा, उसकी बात करते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ होगा। तो जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो देखो, अभी तक हमने ये समझ लिया कि राष्ट्रवादी भावनाएं जो है मध्यम वर्ग जर्मन लोगों में काफी ज्यादा थी। ठीक है, जितने भी जर्मनी, क्योंकि आपने अभी भी देखा टॉपिक कि हमने जर्मन इलाकों की बात करी, वहां पर जितने भी लोग जर्मनी के थे, जो 1831 लोग जो शामिल हुए थे फ्रैंकफर्ट संसद में, उन लोगों में ये देखने को मिला कि वो लोग जो है ना राष्ट्रवाद का ज्यादा जो है सहयोग कर रहे हैं, उनको राष्ट्रवादी भावनाएं उनके अंदर ज्यादा है, वो स्वतंत्रता ज्यादा चाहते हैं। तो ये चीज वहां पे देखने को मिली, और इन्होंने जो है 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ करके जो है एक निर्वाचित संसद भी जो है कायम कर दी थी। ठीक है, लेकिन इसको कायम कर तो दिया था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे राजशाही थी, राजाओं का बहुत ज्यादा शासन था। तो उन्होंने जो जर्मन संसद में जो 1831 लोगों ने जो पेशकश की थी, उसको सभी को मिलकर के अपनी ताकत, अपनी फौज के हिसाब से दबा दिया था, जो कि अभी हमने समझा। तो यही चीज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जर्मनी का एकीकरण होने से पहले ये सारी चीजें हो चुकी थी कि जो 1831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे, जो एक असेंबली में इकट्ठे हुए थे, और इस असेंबली को जो है खुद राजा के सैनिकों ने जो है भंग कर दिया और इसको समाप्त कर दिया। अब इसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इसी की हम बात कर रहे हैं। ये मध्य वर्ग तो ऐसे शांत रहने वाला नहीं था, तो इन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या करा, ये मध्य वर्ग जो है ये प्रशा के बड़े भूस्वामियों के पास, जिनको जंकर से बोला जाता था, उनके पास पहुंच गए। ठीक है, बड़े बड़े भूस्वामी थे, इनके पास बहुत पैसे थे, इनके पास बहुत सारी जमीनें थी, इनकी बहुत अच्छी पहुंच थी, तो इनके पास पहुंच गए और इनके पास इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए, यहाँ पे राजाओं का जो है शासन समाप्त होना चाहिए, सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, और जो सोसाइटी में है सभी के लिए कानून भी बराबर होना चाहिए। तो इन्होंने इस तरह से कुछ समझाया प्रशा के बड़े भूस्वामियों को। अब जब प्रशा के भूस्वामियों को यह चीज समझाया, तो प्रशा के जो भूस्वामी थे, इन्होंने अपना समर्थन जो है इन लोगों को दे दिया, यानी कि प्रशा के भूस्वामी जो थे, जंकर्स जिनको कहा जाता था, इनका समर्थन जो है मध्य वर्ग के लोगों को मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है आगे आए। ठीक है, ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है ये आगे आए, और बिस्मार्क ने जो है प्रशा की सेना और नौकरशाही सभी की मदद ले ली। भाई बिस्मार्क जो थे, इन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाही जितने भी लोग थे, जितने इकट्ठे कर सकते थे, इन्होंने सभी को इकट्ठा किया, और इन सभी की मदद से इन्होंने एक युद्ध कर दिया। किसके खिलाफ, तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। अब ये तीनों के खिलाफ जो है इन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया, क्योंकि इनको जर्मनी का एकीकरण करना था। इन्होंने जिम्मा संभाला, और यहां पर जो युद्ध चला, ये 7 वर्षों तक युद्ध चला। और यहां पर जो ये 3 देश जो देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये जो पूरे के पूरे जर्मन भाषी इलाके थे, इसीलिए इन इलाकों यानी इन लोगों के खिलाफ जो है यहाँ पे जंग चली, क्योंकि ये जर्मन भाषी थे और जर्मन को हमें क्या करना था, एकीकरण करना था, यानी पूरी जर्मनी को इकट्ठा करके एक राष्ट्र बनाना था। तो जर्मनी भाषी इलाके जितने भी थे, यहाँ जहाँ पे जर्मनी बोली जाती थी, जहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती थी, इनके खिलाफ जो है इन्होंने युद्ध कर दिया। और यहाँ पर जो है 7 वर्षों तक युद्ध चला, इन तीनों के खिलाफ 7 वर्षों तक इन्होंने युद्ध लड़ा, और फाइनली जो है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को तीनों युद्धों में प्रशा ने जो है हरा दिया, और प्रशा की जीत हुई। और प्रशा के जीत के कारण जो है जर्मनी का जो है एकीकरण हुआ, और उसका जो है परचम लहरा गया। ठीक है, तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण जो है आप देख सकते हैं पूरा हुआ।
और जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो वो समय था 18 जनवरी 1871 की सुबह, जब जर्मन राज्यों के राजकुमारों ने, सेनाओं ने, उनके प्रतिनिधि थे, मुख्यमंत्री ऑटो मार्क बिस्मार्क भी, ये सारे के सारे लोग जो है वहां पर शीश महल पहुंचे, जिसको हॉल ऑफ मिरर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है एक वार्सराय के महल में जो है ये संधि हुई थी, यहाँ पर जो है एक छोटा सा जो है सम्मेलन हुआ था, और इसी सम्मेलन के दौरान जो है इस सभा ने जो है काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। और विलियम प्रथम जो थे ये बहुत ही खास चीज रखते थे, इनके अंदर एक खास बात ये थी कि इनके अंदर जो है मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं को आधुनिकरण पे इन्होंने काफी जोर दिया था। यानी कि इन्होंने जो पैसे हैं उनको जो है सामान्य मुद्रा एक ही रख दी, साथ ही साथ जो है इन्होंने बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाया, उसके अलावा जो है कानूनी व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से सुधारा, न्यायिक व्यवस्था जो है अच्छे तरीके से इन्होंने बल दिया, उस पर इन्होंने अमल किया और लोगों को ये बड़े पसंद आए। जर्मनी का एकीकरण तो हमने समझ लिया, अब इटली का एकीकरण कैसे हुआ इसको समझते हैं। देखिए 19वीं सदी के मध्य में इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। अगर हम इटली के नक्शे को देखें तो यहाँ पे देखिए जो उत्तरी भाग था ये ऑस्ट्रेलियाई हैब्सबर्गों के शासन के अंदर था, और जो मध्य इलाका था ये पोप का शासन के अंदर था, और जो दक्षिणी अंतिम इलाका था ये बुर्बो राजाओं के शासन के अंदर था। यानी कि इटली के ये जो आपने एरिया देखे यहाँ पर इनका शासन था। लेकिन यहाँ पर जो आप देखेंगे सर्डिनिया और पिडमॉन्ट, ये दो जो प्रदेश हैं आप देख रहे हैं सर्डिनिया और पिडमॉन्ट, यहाँ पर विक्टर एम्यूलियल द्वितीय का जो है शासन था, ठीक है। इतावली राजघराने का शासन था जो इटली भाषा अच्छी तरह से बोलते थे, ठीक है। विक्टर एमेन्युअल द्वितीय जो कि इटली भाषा अच्छी तरह से जानते थे, जिसको इतावली भाषा भी कहा जाता था, तो इनके घराने का जो है यहाँ पर शासन था। इटली के एकीकरण का सपना जो है आपको अच्छी तरह से पता है, एक व्यक्ति जो क्रांतिकारी रहे इटली का वो थे जोसेफी मैसिनी। इन्होंने 1831 में जो है यंग इटली की स्थापना की थी, और इनका सपना था कि इटली का एकीकरण ये कर देंगे, लेकिन ये जो है इसमें सफल नहीं हो पाए और ये फेल हो गए। अब इसके बाद जो सर्डिनिया पिरामिड के जो राजा विक्टर एमिन्युएल द्वितीय थे, इन्होंने पूरा अपना भार संभाला कि मैं पूरे इटली का एकीकरण करूंगा, पूरे इटली राज्य को जो है एक कर दूंगा। तो इसीलिए इन्होंने जो है अपने मंत्री प्रमुख काबूर को जो है बुलाया, और 1848 का समय था जब इन्होंने अपने मंत्री काबूर को बुलाया, और इन्होंने अपने मंत्री काबूर को जो है क्या बोला कि आपको इटली का एकीकरण का जिम्मा दिया जाता है। अब काबूर जो है ये क्या करने वाला था, ये फ्रांस के साथ जो है मिलता है, उससे चतुर कूटनीतिक संधि करता है, यानी कि फ्रांस को जो है कुछ ना कुछ बातें बताता है कि ऐसे ऐसे हम कर लेंगे, हम तुम्हारा इतना सपोर्ट कर देंगे अगर तुम हमारा इतना सपोर्ट करते हो। तो इस तरह से इसने चतुर कूटनीति संधि की फ्रांस के साथ, और फ्रांस को राजी कर लिया कि हमारे साथ जो है युद्ध में जो है आप संयोग करें। और इसके माध्यम से इसने 1859 में जो है उत्तरी भाग जो ऑस्ट्रेलियाई हैब्सबर्ग के अंडर था, 1859 में इस पे कब्जा कर लिया, इसको हटा दिया, खत्म कर दिया फ्रांस की मदद से। अब इसके बाद बारी थी दक्षिणी क्षेत्र स्पेन में बुर्बो के राजाओं के शासन का अंत करना। इसके लिए क्या करा, इसने जो है जुस्पे गैरिबाल्डी नामक एक शख्स था जिसके पास अपनी खुद की एक बहुत बड़ी सेना थी, उसका सहारा लिया, उससे बात की और उसको अपने तरफ आने के लिए राजी किया। और जब ये जुस्पे गैरिबाल्डी जो है प्रमुख काबूल के पास में आने के लिए तैयार हो गया, अपनी सेना देने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हो गया, तो इन्होंने दोनों ने मिलकर के 1860 में क्या करा, 1860 में, 59 में तो वहां किया था, और 1860 केवल एक साल में ही क्या कर दिया, इन्होंने मिलकर के जो है दक्षिणी क्षेत्र में जो बुर्बो का राजवंश था उसको भी समाप्त कर दिया। इस तरह से इन्होंने उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र को जो है अपने कब्जे में ले लिया। अब बचा मध्य इलाका जो पोप का शासन था, तो यहाँ पर जो है इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पोप के शासन का अंत जो है अपने आप ही तुरंत हो गया, क्योंकि पोप ये समझ गया था कि जब ये उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर अपना कब्जा कर सकता है काबूर, तो मेरी क्या औकात, क्योंकि यहाँ पे पोप लोग थे जो ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते थे। इसलिए जो है ये लोग भी जो है यहाँ से हट गए, और पूर्ण रूप से जो है इस तरह से इटली का जो है एकीकरण 1861 में एमुल्य द्वितीय को जो है इटली के एकीकरण करने का उत्तरदायित्व मिला, और उसने कर भी दिया, और जो है एक इटली का, पूरे इटली का जो है इसको राजा घोषित कर दिया गया। तो विक्टर एमुअल द्वितीय जो है 1861 में पूरे गणतंत्र इटली का जो है राजा घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से इसे इटली का भी एकीकरण हो गया। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के एकीकरण की। तो ब्रिटेन का एकीकरण जो है ये एक अजीब दास्तान हम कह सकते हैं। तो ब्रिटेन का जो है अजीब दास्तान समझने वाले हैं। ये जो ब्रिटेन का एकीकरण था, ये अचानक से कोई उथल पुथल हुआ या फिर कोई क्रांति हुई उसका परिणाम नहीं था। ये बहुत ही लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसके दौरान जो है हुआ, किसी युद्ध से नहीं हुआ, किसी हा हुल्ला, किसी आंदोलन से इसका एकीकरण हुआ ही नहीं। इसका एकीकरण करने के लिए बहुत ही लंबी चौड़ी प्रक्रिया चली, और उसी प्रक्रिया को हम समझने के लिए थोड़ा सा इसको ब्रिटेन को समझते हैं। तो देखिए
जो आप ब्रिटेन देख रहे हैं, यहाँ पर ये ब्रिटेन का नक्शा जो है, इसमें आप एक तरफ देखेंगे कि ये इंग्लैंड है, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटा सा जो हिस्सा है ये वेल्स है, और इसके बाद जो है आप देखेंगे ऊपर की तरफ स्कॉटलैंड है, और इसके एक जो साइड में जो मैप देख रहे हैं आप, ये आयरलैंड है। तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा ब्रिटेन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बिखरा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहचान के लोग रहते थे। अगर हम बात जिस तरह से अगर हम करना चाहें तो जैसे इंग्लैंड में जो है आपके अंग्रेज रहते थे, स्कॉटलैंड में जो है स्कॉट लोग रहते थे, और इसी तरह से जो है वेल्स में जो है वेल्स लोग रहते थे, और इसी तरह से आयरलैंड में जो है आयरिश लोग रहते थे। तो इस तरह के बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जाति, पहचान, धर्म और भाषी लोग रहते थे। अब क्या हुआ कि इंग्लैंड जो है, इसने इंग्लैंड, क्योंकि वेल्स बहुत छोटा था, तो ये 1835 में ही इंग्लैंड ने जो है वेल्स को अपने हिसाब से जो है क्या कर लिया, अपने अंदर कर लिया। क्योंकि इंग्लैंड जैसे जैसे धन और दौलत कमाता गया, जैसे जैसे उसकी सत्ता में वृद्धि हुई, तो उसने जो छोटे छोटे जो अन्य राष्ट्र थे उसमें जो है अपनी पावर दिखाना शुरू कर दिया, और इस तरह से जो इसने वेल्स को जो है 1835 में अपने अंदर शामिल कर लिया। तो इस तरह से वेल्स खत्म हो गया और इंग्लैंड में शामिल हो गया। अब बारी क्या थी कि यहाँ पर जो राजतंत्र था, यानी कि इंग्लैंड में जो राजतंत्र चलता था, इसमें क्या हुआ कि 1688 में एक लंबा टकराव रहा, थोड़ा सा संघर्ष रहा, और इंग्लैंड में जो है संसद ने जो है राजतंत्र से ताकत छीन ली। यानी कि जो राजा थे उनके पास कम ताकत थी, और जो वहां की संसद थी, इंग्लैंड में जो संसद थी उसके पास ज्यादा ताकत आ गई, राजाओं से ज्यादा। तो इंग्लैंड के संसद ने जो है वहां के राजाओं से ताकत छीन ली, और इस संसद के माध्यम से जो है इंग्लैंड में एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। केवल इंग्लैंड में जो है एक राष्ट्र राज्य का इस संसद ने निर्माण कर दिया। अब बारी थी स्कॉटलैंड की। तो स्कॉटलैंड को इन्होंने क्या करा, 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो है एक्ट ऑफ यूनियन नामक एक संधि हुई। इसने क्या करा, स्कॉटलैंड को थोड़ी सी बहलाई फुसलाया, कुछ थोड़ा सा भड़काया और अपने गिलास में उतार लिया, यानी कि अपनी बातों में फंसा लिया इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को, और उसने बोला कि आप मेरे से ये संधि कर लो, उसके बाद जो है हम आराम से मिलकर के जो है बाकी सब जो है शासन करेंगे। तो इस तरह से इसने लुभावने जो है ऑफर दिए, और 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन नामक एक संधि कर ली स्कॉटलैंड के साथ में, और इस संधि के माध्यम से क्या करा, इसने स्कॉटलैंड को जो है इसने अपने अंदर मैच कर लिया। ठीक है, अब जब इसने जैसे ही मर्ज करा तो यहां पर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो है दोनों मिलकर के जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है कहलाए। ठीक है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों जब इस संधि से 1707 की जो संधि हुई, इस संधि के माध्यम से इन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नामक एक संस्था, या फिर जो है कह सकते हैं आप एक संधि जो है इन्होंने बनाई, और उसका गठन हो गया। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं स्टेट, अब ये क्या कहलाया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो स्कॉटलैंड के जितने भी लोग थे, ठीक है, ये सारे के सारे लोग जो है इंग्लैंड के दबाव में आ गए। और इसके बाद इंग्लैंड में जो संसद थी उसमें इंग्लिश लोगों की, क्योंकि इंग्लैंड में इंग्लिश लोग ज्यादा रहते थे, तो उसमें जो है वहां की इंग्लैंड की जो संसद बनी थी, जिसने जो है इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य का निर्माण किया था, वहां पे कायम किया था, तो वहां पर उस संसद में जितने भी लोग बैठने वाले थे वो सारे के सारे मैक्सिमम जो है ज्यादातर लोग जो है इंग्लिश सदस्य थे, और उनका जो है दबदबा बढ़ता गया। और इनके दबदबा की वजह से, यानी कि इनके भरमार की वजह से, इनकी बहुक्षमता की वजह से जो है इन्होंने क्या करा, स्कॉट की संस्कृति को दबा दिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो स्कॉटलैंड था, इसकी जो खास संस्कृति थी, इसकी जो भी राजनीतिक संस्थान थे, उन सभी को बड़े तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से जो है दबा दिया, और स्कॉटलैंड को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, यानी कि स्कॉटलैंड को अपने अंदर मिला लिया। स्कॉटलैंड जो है खत्म हो गया, अब इंग्लैंड बचा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मर्ज हो गए और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहलाए। अब बात आती है आयरलैंड की। तो आयरलैंड का जो है किस्सा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो अब जो बना, ये सारा कुछ खत्म हो चुका था, वेल्स मिल चुका था इंग्लैंड में, ठीक है, साथ ही साथ जो है आपका स्कॉटलैंड भी मिल चुका था, अब बचा था आयरलैंड। अब आयरलैंड की कहानी कुछ ऐसे है, आयरलैंड में दो तरह के लोग रहते थे, एक थे कैथोलिक और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। अब कैथोलिक जो थे ये बहुसंख्यक थे, और जो प्रोटेस्टेंट थे ये अल्पसंख्यक, यानी इनकी संख्या कम थी। अब ये जो कैथोलिक थे और प्रोटेस्टेंट थे, इन दोनों में आपस में क्या होती थी, लड़ाइयाँ होती रहती थी, नॉर्मल किसी बात में भी लड़ाई कर लेते थे दोनों के दोनों, और इसी का फायदा जो है इंग्लैंड ने उठाया, इन दोनों की लड़ाइयों का फायदा इंग्लैंड ने उठाया। उसने क्या करा, जो अल्पसंख्यक थे, यानी कि जिनकी संख्या कम थी, उनको जो है इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने सपोर्ट कर दिया, यानी कि इनका साथ देने लग गए। अब क्या होना था, कैथोलिक को गुस्सा आना था, तो कैथोलिक के का जो समुदाय था, जो बहुसंख्यक है, जिनकी मात्रा बहुत ज्यादा थी, तो इन्होंने जो है 1798 में इनके जो एक तरह से एक व्यक्ति थे जो कैथोलिक के पक्ष में थे, कैथोलिक समुदाय के थे, उनका नाम था वोल्फटोन। उन्होंने 1798 में जो है कैथोलिक के पक्ष में ब्रिटेन के खिलाफ जो है क्या करा, विद्रोह कर दिया। लेकिन आप जानते हो कि ब्रिटेन जो है अब तो बहुत बड़ा बन चुका था, और
कैथोलिक जो है बहुसंख्यक थे, लेकिन आयरलैंड जो है छोटा था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से। तो ग्रेट ब्रिटेन ने जो है आयरलैंड के इन संख्या वाले लोगों को, जो कि बहुसंख्यक थे कैथोलिक, इनको दबा दिया और जो है 1798 में जो वॉल्टन ने एक विद्रोह किया था उसको भी खत्म कर दिया। और इसका फायदा क्या हुआ कि 1801 में आयरलैंड को इन्होंने, ग्रेट ब्रिटेन ने 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया। और इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जो है आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की रचना जो है देखने को मिली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1801 में जो है ब्रिटेन राष्ट्र का निर्माण हो गया, जहां पर इंग्लिश संस्कृति का प्रसार और प्रचार किया गया। ठीक है, इनका अपना खुद का एक जो है नया झंडा था, ठीक है, जिसको यूनियन जैक के नाम से जाना गया। और साथ ही साथ ब्रिटेन का एक राष्ट्रीय गान भी बनाया गया, जिसको गॉड सेव आवर नोबल किंग ये भी लागू कर दिया गया। तो इस तरह से जो है ब्रिटेन की अजीब दास्तां हुई और इस तरह से जो है यहाँ पर राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ और ब्रिटेन जो है एक संयुक्त राष्ट्र बना। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपना अगला जो पोर्शन है, अगला जो टॉपिक है, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो राष्ट्र की दृश्य कल्पना की बात हम करते हैं। देखिए, किसी शासक को या किसी भी इंसान को आप चित्र के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, उसको चेहरा दे सकते हैं, लेकिन किसी राष्ट्र को यानी कि किसी देश को चेहरा देना कैसे पॉसिबल है? तो ये चीज ही यहाँ पर राष्ट्र की दृश्य कल्पना के माध्यम से हम समझने वाले हैं। अब आप इस समझ लीजिए कि जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि किसी भी शासक को किसी चित्र के माध्यम से या किसी मूर्ति के माध्यम से हम अभिव्यक्त आसानी से कर सकते हैं कि भाई शासक ऐसा था, ठीक है, उसका मूर्ति ऐसी थी। लेकिन किसी राष्ट्र को मूर्ति या किसी चित्र के माध्यम से कैसे प्रस्तुत करें, ये चीज थोड़ा सा अलग लगता है। अब इसी को समझने के लिए राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या होती है, जैसे कि हम अपनी भारत माता को जो है कुछ इस तरह से दिखाते हैं। हमारे भारत के मानचित्र को हम भारत माता शेरों पर सवार होकर के हाथ में अपना तिरंगा लेते हुए खड़ी हैं, और इनको कोई भी देख करके बता देगा कि ये भारत माता का चित्र है, यानी कि भारत की परछाई है। और इससे ये भी फीलिंग जागती है, इससे हमारे अंदर ये भी संस्कार जागते हैं, हमारे अंदर ये भावना जागती है कि हम इस भारत माता की संतान हैं और भारत हमारी माता है और हम सबको जो है एकजुट होकर रहना है। तो इस तरह से राष्ट्र की दृश्य कल्पना को जो है साकार किया जा सकता है। हम हमारे अंदर जो है ये चित्र क्या बताता है कि हम सभी जो है एकजुट रह सकते हैं और हमारे को कोई भी अलग नहीं कर सकता। इसी तरह से जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में, उस समय की बात है जब 18वीं और 19वीं शताब्दी चल रही थी, उस समय बहुत सारे कलाकार ऐसे हुए जिन्होंने राष्ट्र को जो है मानव के रूप में प्रदर्शित कर दिया। ऐसे बहुत सारे कलाकार हुए जिन्होंने मानव के रूप में जो है किसी राष्ट्र को, किसी देश को मानव का रूप प्रदान कर दिया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उन्होंने जो है एक देश को क्यों कुछ इस तरह से चित्र बना के प्रस्तुत किया कि जैसे कि वो कोई व्यक्ति हो, कोई इंसान हो। इन्होंने इतना मतलब बल डाला अपने चित्रों के माध्यम से, और ये सारे के सारे जो है यूरोपीय कलाकार थे। ठीक है, इन्होंने जो है अपने चित्रों के माध्यम से ये प्रकट किया, और इन्होंने अपने चित्रों में सबसे ज्यादा जिसका उपयोग किया, वो सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला इनका चित्र था नारियों की छवि। ठीक है, जिनका नाम राष्ट्र का रूपक भी बोला जाता है। तो इन्होंने जो भी चित्र के माध्यम से किसी भी देश को, किसी भी फ्रांस को, चाहे इटली को, किसी को भी इन्होंने दर्शाया तो नारी के चित्र से ही दर्शाया और उसको राष्ट्र का रूपक बोला गया। ठीक है, अगर आप समझें तो अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें चित्रों के माध्यम से, तो जैसे स्वतंत्रता का प्रतीक जो है लाल टोपी है, और टूटी हुई जंजीर जो है ये भी स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये किसी देश में अलग हो सकती है, टूटी हुई जंजीर किसी देश में होगी और लाल टोपी किसी देश में होगी। तो ये क्या है, ये केवल चित्र है, और इस चित्र के माध्यम से अगर हमको ये चित्र दे दिया जाए तो हम समझ जाएंगे कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी और साथ ही साथ जो है टूटी हुई जंजीर उसका प्रतीक है। तो इस तरह से इन्होंने नारी को ही रूप दे दिया किसी राष्ट्र के चिन्ह के रूप में जो है प्रस्तुत करने में। इसी तरह से अगर हम समझें, थोड़ा सा और समझेंगे तो बेहतरीन आएगा समझ में आपको। राष्ट्र की दृश्य कल्पना कैसे हो सकती है कि कोई महिला जो आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और उसके एक हाथ में तराजू है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंसाफ की देवी। इसी तरह से इन्होंने महिलाओं को जो है रूप दिया, और फ्रांस का जो रूपक माना गया, फ्रांस राष्ट्र का जो रूपक माना गया वो थी मारियान। और इसी तरह से अगर हम बात करें जर्मन राष्ट्र का जो रूपक माना गया वो थी जर्मेनिया। तो इस तरह से इन चित्रों के माध्यम से जो है इन सभी कलाकारों ने जो है राष्ट्र का प्रतीक जो है निर्धारित कर दिया, राष्ट्र को एक मानव रूप दे दिया, जिसकी कल्पना आज हम करते हैं, जिसको हम देख के पहचानते हैं, और जिसके सहारे हम लोग अपनी मानवता, अपनी स्वतंत्रता, अपनी बंधुत्व, अपने भाईचारे को जो है गठित रखते हैं। अब इसी तरह से राष्ट्र की अगर हम कल्पना की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ प्रतीक हैं जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। और वो प्रतीक क्या क्या है, तो ये सारे प्रतीक जो हैं, टूटू ही बेड़ियां जो हैं वो क्या कहती हैं, आज़ादी मिलना। इसी तरह से आपका बाज छाप कवच जो है जर्मन साम्राज्य का प्रतीक शक्ति है। उसके अलावा जो है बलूत पत्तियों का मुकुट जो है ये क्या है, तो ये बहादुरी का प्रतीक है। तलवार जो है मुकाबले की तैयारी दर्शाती है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली जो है शांति की चाह बताती है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा जो है 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा है,
जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूकस ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। और उगते सूर्य की किरणें क्या बताती हैं? नए युग का सूत्रपात बताती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा राष्ट्र की दृश्य कल्पना को कैसे हम साकार कर सकते हैं, कैसे किसी देश को जो है एक इंसानी रूप में जो है हम व्यक्त कर सकते हैं, कैसे कोई चित्र जो है हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जगा सकता है, कैसे हम एक राष्ट्रीय कल्पना एक इंसान के रूप में कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो राष्ट्रवाद हमने पढ़ लिया है, राष्ट्रवाद वही होता है जो हमारे को अपने देश के प्रति प्रेम दिखाए, प्रेम समझाए, ठीक है, अपने देश के प्रति मोहब्बत समझाए, तो यही राष्ट्रवाद होता है। ठीक है, हमारे देश के प्रति और उसकी संस्कृति प्रति, साथ ही साथ उसके भाषा, उसकी पहचान, उन सभी के प्रति हमारा जो प्यार है, हमारे देश के प्रति जो प्यार है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन ये साम्राज्यवाद क्या होता है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, साम्राज्यवाद यानी साम्राज्यवाद, यानी साम्राज्य का विस्तार जो है साम्राज्यवाद कहलाता है। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जो किसी भौगोलिक यानी किसी एरिया में सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता और प्रेम को स्थापित करता है। इसी तरह से अगर मैं राष्ट्रवाद की भावना की बात करूं तो इसको कौन बल देता है? तो राष्ट्रवाद की भावना को जो है हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान इत्यादि जो है इसको फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हम जानते हैं, सिंपलेस्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति वफादारी और प्रेम की भावना को ही जो है हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इस तरह से हमने राष्ट्रवाद को समझ लिया। और जैसे जैसे शताब्दी बीतती गई और 19वीं सदी के अंत जब आया, 19वीं सदी का जब अंत आया, तो उस समय जो है राष्ट्रवाद जो है साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो गया। राष्ट्रवाद जो है ये साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो गया। अब राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद में परिवर्तित कैसे हो गया? तो राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद में ऐसे परिवर्तित हुआ जब एक बड़ा राष्ट्र है, कोई भी बड़ा एक राष्ट्र है, वो अपने क्षेत्र को, यानी कि हमारा जो राष्ट्र है, हम चाहते हैं, जैसे अभी आपने सुना है, लेटेस्ट खबरें आ रही है कि चाइना गलवान घाटी में जो है युद्ध का माहौल क्रिएट कर रहा है, तिब्बत पे कभी युद्ध कर रहा है, कभी अपनी सीमाएं बताता है। तो इस तरह से साम्राज्यवाद भी, जब राष्ट्रवाद था तो जैसे जैसे 19वीं सदी का अंत आया तो राष्ट्रवाद, जो हमारे मन में राष्ट्र की भावना थी, अब वो साम्राज्यवाद में बदलने लगी उस समय के लोगों के हिसाब से। और उसका मतलब ये होता है कि अपने राष्ट्र के क्षेत्रों का और शक्ति का विस्तार करने के लिए छोटे छोटे राज्यों राष्ट्रों पर कब्जा करना जो है साम्राज्यवाद कहलाता है। तो आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि बीच में बैठा हुआ एक इंग्लैंड है जो अपने पूरे के पूरे परचम को फैलाए हुए है, और इंग्लैंड ने बहुत सारे कंट्रीज पे कब्जा किया था, उसमें हमारा इंडिया भी था, कनाडा है, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देश हैं जिस पर इसने कब्जा किया था। तो यही जो है साम्राज्यवाद होती है। राष्ट्रवाद की भावना खत्म हो जाए और साम्राज्यवाद की भावना शुरू हो जाए तो लोग जो है या वो शक्तियां छोटे छोटे राष्ट्रों को जो है अपने कब्जे में लेना शुरू कर देती है। इसी को साम्राज्यवाद कहा जाता है। अगर हम थोड़ा सा इसको और विस्तार से एक बार हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो 1871 में क्या हुआ था, यूरोप में जो है राष्ट्रवादी तनाव का बहुत बड़ा क्षेत्र एक माना गया था। यूरोप में एक ऐसा क्षेत्र था जो 1871 में जो है सबसे बड़ा तनाव का क्षेत्र था। ठीक है, और वो तनाव का क्षेत्र था बाल्कन क्षेत्र। इस बाल्कन क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर जो है बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो है ना, बहुत बड़ा हिस्सा जो है, आप देख रहे होंगे ओटोमन एम्पायर लिखा हुआ है, तो ये ओटोमन एम्पायर के कब्जे में था, यानी कि ओटोमन साम्राज्य के कब्जे में ये था। बाल्कन क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ओटोमन साम्राज्य के हिस्से में था। और इस क्षेत्र में जो है भौगोलिक और जातीय भिन्नता बहुत थी, यानी कि अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग परंपराएं थी, अलग अलग सब कुछ अलग थी। ठीक है, इसमें जो है आधुनिक जो, अगर हम स्टेट्स की बात करें, जो आधुनिक स्टेट्स थे वो कौन कौन से थे, तो उसमें थे आधुनिक स्टेट में रोमानिया थी, बुल्गारिया था, अल्बेनिया था, यूनान था, मेडिडोनिया था, और उसके अलावा एक्रेशिया था, उसके अलावा बसीनिया, हर्गेगोविना, उसके अलावा सोवेनिया, सर्बिया और मांटीनिग्रो शामिल थे। ये सारे के सारे इस क्षेत्र के अंदर थे जहां पर इतनी सारी जातीय विभिन्नता पाई जाती थी, जो कि ये पूरा बाल्कन क्षेत्र में आता था। अब इस बाल्कन क्षेत्र में क्या होता था, धीरे धीरे जो है इस क्षेत्र के निवासी जितने भी थे उन सभी को एक नाम से पुकारा जाता था जिसका नाम था स्लाव। तो यहाँ पर जितने भी निवासी थे, भले ही उनकी परंपराएं अलग थी, भौगोलिक क्षेत्र अलग था, ठीक है, और उनका जो है संस्कार अलग थे, उनकी भाषाएं अलग थी, लेकिन यहाँ के निवासी, इस क्षेत्र के जो निवासी थे, ये आमतौर पर जो है स्लाव के नाम से जाने जाते थे। अब बाल्कन क्षेत्र में क्या हुआ, रोमानी राष्ट्रवाद के विचार फैलने लगे, क्योंकि आर्टिस्ट लोगों ने अपनी कल्पनाएं जगाई, लोक नृत्य के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से जो है आर्टिस्ट लोगों ने क्या करा, राष्ट्रवाद की भावनाओं का प्रचार करना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ, बाल्कन क्षेत्र में जो है रोमानी राष्ट्रवाद के विचार फैलने लगे, और ऑटोमन साम्राज्य जो था, जो आप देख रहे हैं ऑटोमन इतना बड़ा साम्राज्य है, ये पूरा का पूरा जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, टुकड़े होने लग गए। और जिसके टुकड़े की वजह से क्या हुआ,
एक के बाद एक जो ओटोमन साम्राज्य के अधीन थे यूरोपीय राष्ट्र, वो उनके चंगुल से निकल करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। इसका परिणाम क्या हुआ कि बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। भाई अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषा है, और आप जो है एक ही इलाके में रहते हैं, तो उस इलाके के लोग जो है आपस में एक दूसरे से नफरत करने लग गए थे। क्योंकि हमने कहा कि 19वीं सदी में आते आते लोगों ने राष्ट्रवाद को साम्राज्यवाद में तब्दील कर दिया था। तो इस वजह से बाल्कन राज्य के जो दूसरे जितने भी हिस्से थे वो एक दूसरे से जो है ईर्ष्या करने लगे थे, और वो चाहते थे कि दूसरे का राज्य भी मैं हड़प लूं और जो है मेरा साम्राज्य बड़ा हो जाए। तो इस तरह से हथियाने का जो है सिलसिला शुरू हो चुका था, और ये जो सिलसिला था ये धीरे धीरे क्या हुआ, बड़े संघर्ष का कारण बना। यानी कि लोगों में इतनी ज्यादा आपस में, इतने राष्ट्र आपस में लड़ने लग गए कि ये बाल्कन क्षेत्र जो है बहुत बड़ा जो है तीव्र संघर्ष का कारण बना। और यही तीव्र संघर्ष जो है, इसमें रूस भी शामिल हो गया, फिर जर्मनी भी शामिल हो गया, इटली भी शामिल हो गया, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सारे के सारे जो है लोग इसमें शामिल हो गए। वो चाहते थे कि बाल्कन जो क्षेत्र है, जो आपस में लड़ रहे हैं, तो क्यों ना इन पे हम अपना कब्जा कर ले। तो इस तरह से जो है ये अपना प्रभाव जमाने के लिए इन लोगों के पास पहुंचे, यानी कि इन क्षेत्रों में पहुंचे, और अपना साम्राज्य जताने के लिए जो है इन्होंने क्या करा, युद्ध जो है चालू कर दिया। और यही युद्ध जो है बहुत सारे यहाँ पर जो है युद्ध होते गए, और ये युद्ध बनते बनते अंततः साम्राज्यवाद का बड़ा विस्तार करने के चाहत में इन्होंने 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है घोषित हो चुका था। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि इतना युद्ध हो रहा था उस इलाके में, जिसमें रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑटो हंगरी सब कुछ आ चुके थे, और वहां पे धीरे धीरे युद्ध बढ़ने लगे। और अंत में क्या हुआ कि साम्राज्यवाद की चाहत, यानी कि राष्ट्रवाद से साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ते हुए 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो इसका कारण बन गया। तो हमें यह समझ में आ गया कि प्रथम विश्व युद्ध आखिर हुआ क्यों। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, ये युद्ध तो हो गया, लेकिन युद्ध के उपरांत क्या हुआ, राष्ट्र राज्यों में गठित जो है साम्राज्यवाद की भावना थोड़ी सी कम हो गई, और राष्ट्रवाद की भावना फिर से अपना परचम लहराने लगी। क्योंकि पहले से ही लोग राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहे थे, ना कि साम्राज्यवाद के लिए। तो जैसे ही ये युद्ध खत्म हुआ तो वापिस से राष्ट्रवाद लागू हो गया, और सभी जगह जो है राष्ट्रवाद को स्वीकारा गया, और सभी लोगों के साथ में राष्ट्रवाद के जो है विचार साझा किए गए। अब सभी को आज़ादी मिल चुकी थी, सभी लोग जो है समान कानून के अधिकारी थे, कोई शासन व्यवस्था ऐसी नहीं थी जिसपे कोई राजा राज करे। अब संसद का नियम लागू हो चुका था, सभी संविधान के हिसाब से काम करते थे, सभी को अपनी स्वतंत्रता थी। छोटे से छोटे लोग और बड़े से बड़े लोग संपत्ति के अधिकार के लिए जो है अपने पैसे का उपयोग कर सकते थे, और वो संपत्ति खरीद सकते थे। तो इस तरह से जो है 1914 का जो प्रथम युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध, इसने बहुत बड़े बदलाव कर दिए, और आज भी हमें वो देखने को मिल रहे हैं। और बाकी जो युद्ध हैं वो तो हम जानते ही हैं कि किसी न किसी मैटर पे, किसी न किसी बात पे ये युद्ध होते रहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको बहुत जरूरी है जानना, तो इसको जरूर आप नोट कर लें। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है क्या अपनी भूमिका निभाई थी, जिसको मैंने आपको इस चैप्टर के माध्यम से समझा दिया। उसके अलावा दूसरी चीज आप बता सकते हैं इसमें, जो दूसरी चीज आपको नोट करनी है, जो मैसनी थे, तो मैसनी का क्या योगदान था ये आपको बता देना है। तो मैसनी का योगदान जो है आप समझ सकते हैं कि मैसनी का योगदान जो है कुछ इस तरह से था। इसको भी मैंने आपको समझा दिया कि मैसनी ने क्या कहा था, और उसने क्या करा था, और कौन कौन से सोसाइटी बनाई थी, कब कब बनाई थी, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी है। इसके अलावा अगर आप और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में थोड़ा नोट करेंगे, तो काउंट कुबर काफ़ी इंपॉर्टेंट, इटली के एकीकरण में तो बहुत ज़्यादा इनकी योगदान था। काउंट कुबर ने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, और अपने चतुर दिमाग से जो है इटली का एकीकरण कर दिया था। तो आप इनको भी देख सकते हैं, और इनके बारे में भी जो है मैंने लिख दिया है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए गैरिबाल्डी के बारे में। तो गैरिबाल्डी के बारे में पूछा जाता है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने कैसे कैसे किसकी सहायता की थी, और इनके संयोग से क्या हासिल हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको महसूस हो गई होगी कि यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं और आपके लिए जरूरी भी हैं। इसके बाद एक व्यक्ति की और बात करें हम, बिस्मार्क। ठीक है, ऑटोमान बिस्मार्क के बारे में, तो इनके बारे में भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, टिप्पणी लिखने को आ जाता है, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। बाकी मैंने अंतिम शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देने के प्रयास इसलिए किया है ताकि जब इस चैप्टर को आप खत्म करने जाओ तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि यहाँ पे बेहतरीन हो सकता है, और इससे बेहतरीन आप इस वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें, आपको और भी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। स्टोरी है, इसको फिल्म के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। आपको कैसा लगता है अपने सुझाव जरूर दें। बाकी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उनको नोट करें। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम बात करें इस पूरे चैप्टर को निकाल करके कुछ लाइनों में रखना चाहूँ तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आप पूरे ये लाइन से 7 पॉइंट जो है याद रखने योग्य बातें, इसको जरूर एक बार रिवाइज करें और इसको पढ़ें। इसके अलावा जो है कुछ पॉइंट यहाँ पर भी है याद रखने योग्य बातों में, इसको भी रिवाइज करें। और इसके बाद जो है ये पॉइंट भी कुछ हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए, जो आपकी परीक्षा उपयोगी पदार्थ के रूप में
काम करेंगे। और आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक चैप्टर जो बोर लगता था, बेकार लगता था, समझ में नहीं आता था, अब आपको समझ में आ चुका होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ताकि हम आपके लिए जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आए वो बेहतरीन तरीके से तैयार करें, इससे भी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। और जैसे जैसे आप लोग चैनल पे बढ़ते जाएंगे, अपना प्यार दिखाएंगे, आपके सारे चैप्टर्स को इसी तरह से, इसी माध्यम से हम आपके पास में अवेलेबल करा देंगे, ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो और साथ ही साथ आपको पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल एक मूवी की भांति फिट बैठ जाए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपने आनंद लिया होगा, बोर तो नहीं हुए होंगे। धन्यवाद।